हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट एग्जैक्टली क्या है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्या कोई और मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट की। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमने लास्ट में बात की थी, अगर आपको याद हो मैं एक बार रिकैप कर लेता हूं क्या था हमारे पास। हमने यही पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो हमने यही पढ़ा था कि जब आप फॉरेन जीन जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टिकी एंड्स हैं, तो चांसेस ये हैं कि फॉरेन जीन के जो एंड्स हैं वो अपने आप जुड़ जाएं, और ये भी चांसेस हैं कि उसके बीच में फॉरेन जीन जुड़े जिससे सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड बन जाए। तो प्लाज्मिड हमारे पास दो तरह के बनेंगे, एक वो प्लाज्मिड जिसे सेल्फ लाइगेटेड या नॉन रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं, और दूसरा प्लाज्मिड हमारे पास कौन सा बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो हमने ये चीज पढ़ी थी बेटा, एक मिनट दे, हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो तरह के प्लाज्मिड मिलेंगे, आपको कौन से वाला चाहिए, रिकॉम्बिनेंट। तो हमने ये चीज भी समझी थी लास्ट क्लास में कि इन दोनों प्लाज्मिड में क्या अलग है। सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दोनों है, और जो हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर फॉरेन जीन जुड़ चुकी है, इस वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने इन दोनों बैक्टीरिया को, सॉरी दोनों प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कराया है। अब वो मान लो ई कोलाई था, वो जो बैक्टीरिया जिसके अंदर मैंने इनको इंसर्ट कराया, जो कि मेरे पास ई कोलाई था, उस बैक्टीरिया में, ध्यान से सुनना बेटा, उस बैक्टीरिया में मैंने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड को मैंने इंसर्ट करा दिया। अब ये मैंने यहां इंसर्ट करा दिया, ये मैंने यहां इंसर्ट करा दिया, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से, यहां पर कोई प्लाज्मिड नहीं गया, तो इसलिए इसको कह रहे हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ फॉरेन डीएनए एंटर इनटू बैक्टीरियल सेल। किसी बैक्टीरियल सेल में अगर कोई फॉरेन डीएनए एंटर करता है तो उसे आप क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो। अब ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ध्यान से सुने, अब ये जो हो गए मेरे पास, अब यहां पर मेरे पास दो तरह के बैक्टीरियल सेल और आए जिनके अंदर प्लाज्मिड चला गया। तो आपके पास टोटल 3 बैक्टीरियल सेल आए, एक एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें कोई भी मेरे पास क्या नहीं गया, प्लाज्मिड नहीं गया। बाकी दो मेरे पास क्या आ गए, ट्रांसफॉर्मेंट्स आ गए। ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या हैं हमारे पास, ये वो सेल्स हैं, एक जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एक जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गई? ये एग्जैक्टली आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब हम यहां पर आगे चलेंगे, अब हम यहां पे आगे चलेंगे, और अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, अब हम क्या देख रहे हैं, यहां तक ध्यान से देखें। अब मेरे पास क्या आ गए, ये इन प्लाज्मिड को मैंने एंटर करा दिया, मेरे पास तीन तरह के बैक्टीरियल सेल आ गए। तो मैंने क्या किया, एक मेथड यूज किया जिसे प्लेटिंग मेथड कहते हैं। ना व्हाट इज प्लेटिंग मेथड? आपके पास एक पेट्री प्लेट है, उसमें आपने अगार डाला, अगार जम जाता है, सॉलिड मीडियम देता है। नाउ अगार को हम यूज करते थे, हमने पढ़ा भी था माइक्रोब के कल्चर के लिए, प्लांट किंगडम में रोल में लिखा हुआ है ना, एल्गी के। तो अगार की प्लेट, अगार में, अगार मीडियम है, उसमें मैंने न्यूट्रिशन भी डाल दिया, साथ में मैंने एक एंटीबायोटिक डाला है जिसका नाम एम्पीसिलिन है। नाउ एम्पीसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो होगा ये कि इस प्लेट में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया है। दूसरा मैंने कहा था ऐसा भी हो सकता है कि एक बैक्टीरिया में दोनों प्लाज्मिड चले जाएं, कोई एक डिग्रेड कर जाएगा, मींस ये रैंडम होता है कि कोई भी एक टूट जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, और जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया उसे हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपके सामने है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इस प्लेट में ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि एम्पीसिलिन उसे मार देगा। यहां मेरे पास एम्पीसिलिन है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक कॉलोनी का मतलब एक टाइप का बैक्टीरिया, बिकॉज दैट कॉलोनी डिराइव फ्रॉम बाइनरी फ्यूजन। एक बैक्टीरिया के बाइनरी फ्यूजन से कॉलोनी बनेगी तो एक ही टाइप का बैक्टीरिया होगा, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट हो चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। तो इसमें जितनी भी कॉलोनीज हैं वो दोनों तरह के बैक्टीरिया की हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब मैं जरा इस पे आ जाता हूं। यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि अब मैंने क्या किया, इस वाली प्लेट में दूसरा एंटीबायोटिक भी डाल दिया, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। जब मैंने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाला है, जब मैंने
इस प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाला है तो क्या हुआ, इसमें रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन की जीन किसी फॉरेन जीन के इंसर्ट होने की वजह से इनएक्टिव हो गई थी। इस वजह से इसमें मेरे पास क्या ग्रो नहीं करेगा, रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने कैसे किया था, इस प्लेट को लिया, यहां टच करके हटा लिया। मैंने ये देखा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने ये देखा कि जब मैंने यहां पे टच करके इसको हटाया तो इस वाली प्लेट में मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं, प्लेट वाले एक बार फिर से बता देता हूं कैसे किया। यहां से एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना बेटा, इसको कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है। ये प्लेट वाला मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लेते। आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ध्यान दो बेटा, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में 3 टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है, 3 टाइप के बैक्टीरिया है। ध्यान से सुनो बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया ये है जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, अपना जीनोमिक डीएनए तो होगा उसमें। 2 बैक्टीरिया वो हैं जिनमें प्लाज्मिड गया है, और एक ये रहा बैक्टीरिया, है ना, जो बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड गया है वो ये वाला है ना। अब इसमें मेरे पास, ये वाले में मेरे पास ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सेल्फ लाइगेटेड वाला। तो ये बैक्टीरिया जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया, नो प्लाज्मिड एंटर, तो ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे, ऐसे बैक्टीरिया को आप कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बात समझ में आ रही है बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्योंकि प्लाज्मिड ही नहीं है। अगर कोई प्लाज्मिड नहीं है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए हमें ना, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, ये वाले को मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेंट कह रहा हूं। इसको मैं क्या कह रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेंट। इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेंट्स बोल दिया, है ना, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स बोल दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ठीक है, दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। और ट्रांसफॉर्मेंट के साथ मेरे पास ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है मेरे पास, नहीं, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, पर क्या है बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब इसमें दोनों एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि ये सेल्फ लाइगेटेड था। ये क्या था बेटा, याद करो, देखो मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट हो, खत्म हो जाए। सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड था, ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड था। अब मेरे पास इसे मैंने ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन एक डिफरेंस है इस ट्रांसफॉर्मेंट में, ये ट्रांसफॉर्मेंट जो है ये रिकॉम्बिनेंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि रिकॉम्बिनेंट है तो इसमें कितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, आप कहोगे इसमें सिर्फ AMPR है, और TTR की जीन इनएक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उसके बीच में फॉरेन डीएनए आया था, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, किसी फॉरेन डीएनए के आने की वजह से मेरे पास, देखो हमेशा याद रखो बेटा, जीन इज नथिंग बट अ डीएनए सीक्वेंस। अगर किसी वजह से कोई डीएनए सीक्वेंस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया, वो क्या हो गई, जीन खराब हो गई, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं जीन इनएक्टिव हो गई ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए जीन मेरे पास क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई, जीन मेरे पास क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से समझो बेटा, अब मेरे पास क्या हो गया, इस वाले में दोनों एक्टिव है, AMPR भी एक्टिव है और TTR भी एक्टिव है। तो अब क्या करो, ये बैक्टीरिया बेटा सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं है एक एक बैक्टीरिया होंगे तो बहुत सारे, हो सकता है मान लो आपके पास 5000 बैक्टीरिया हो, उनमें से 4000 में कोई प्लाज्मिड गया ही ना हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया मीडियम से सेल में एंटर करे, ठीक है, याद रखना इस बात को। दूसरा, ये दोनों मेरे पास हैं, ये दोनों हैं, तो इनमें से हो सकता है मेरे पास 1000 में से 300 मेरे पास रिकॉम्बिनेंट वाले हो, 700 नॉन रिकॉम्बिनेंट, या अपोजिट भी हो सकता है। पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि खूब सारे बैक्टीरियाज में से 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं। अब क्या करो, आप एक पेट्री प्लेट लो,
नाउ टेक वन पेट्री प्लेट, उसमें आप क्या करो, पेट्री प्लेट लो बेटा, एक पेट्री प्लेट लो, और उस पेट्री प्लेट में, जैसे कि मैं ये पेट्री प्लेट बना देता हूं, इस तरह की पेट्री प्लेट है बेटा, है ना, इस तरह की हमारे पास पेट्री प्लेट है, इस तरह की पेट्री प्लेट है हमारे पास, ठीक, क्लियर। और एक पेट्री प्लेट ये बना देते हैं, ठीक है, दोनों में मैंने अगार डाल दिया, दोनों में मैंने क्या किया बेटा, अगार डाल दिया। अगार कैसा मीडियम होता है, सॉलिड मीडियम, जो इसको सॉलिड बना देगा ना, सॉलिड मीडियम होता है अगार। मतलब किसी चीज को अगर सॉलिड कल्चर करना हो सॉलिड मीडियम में तो अगार यूज करते हैं। उसके साथ बेटा कल्चर करने के लिए खाना डालना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट, मतलब सुक्रोज वगैरह। साथ में आपने क्या किया हुआ, इस वाली में तो टेट्रासाइक्लिन डाला हुआ है, और इस वाले में क्या किया हुआ है, प्लेट 1 है बेटा, तो प्लेट 1 में आपने क्या डाला है, अगार के साथ न्यूट्रिएंट डाला, खाना डाला, और उसके साथ आपने क्या डाल दिया, एम्पिसिलिन डाल दिया। ना ये सोचने वाली बात है, यहां पर आपने यहां एम्पिसिलिन डाल दिया, ये सोचने वाली बात है। ध्यान से सुनो बेटा, आपने अगार लिया, न्यूट्रिएंट लिया, और साथ में एम्पिसिलिन डाल दिया। यहां अगार लिया सॉलिड मीडियम, न्यूट्रिएंट प्लस टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। यहां आप सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि अब हम करेंगे क्या। आपके पास उस टेस्ट ट्यूब में तीनों टाइप के बैक्टीरिया है। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, इस टेस्ट ट्यूब में एक रॉड जैसा कुछ होता है, उसको ऐसे डिप करेंगे और इस पर ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ऐसे इस तरीके से उस पर ऐसे ऐसे फैला देंगे। तो होगा क्या, दूर दूर एक दो दो बैक्टीरिया गिर जाएगा। अब ये बैक्टीरिया ऐसे एक दो दो यहां गिर गया, बैक्टीरिया इस तरीके से यहां गिर गया। जब बैक्टीरिया यहां पर गिर गया है, ध्यान से सुने, जब बैक्टीरिया यहां पर गिर गया इस तरीके से, इस चीज को समझो, बैक्टीरिया यहां पर गिर गया, क्लियर, बैक्टीरिया यहां पर गिर गया तो मेरे पास क्या बन गई, कॉलोनीज बन गई, ठीक है, मेरे पास क्या बन गई, कॉलोनीज बन गई। तो बैक्टीरिया जब यहां पर गिरा है तो मेरे पास कॉलोनीज बन गई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर कौन ग्रो नहीं करेगा, तीनों टाइप के बैक्टीरिया थे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉट ग्रो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, वो ग्रो नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो कौन करेंगे, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो, ओनली हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे। समझो इस बात को। तो हमने यहां पर लिखा है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉट ग्रो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे पास क्या ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन से, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट और बी नॉन रिकॉम्बिनेंट, यही दोनों मेरे पास क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो हमें क्लियर होना चाहिए, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, यही हमारे पास दोनों क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेट 1 की। तो इस कॉलोनी में कुछ रिकॉम्बिनेंट है, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस प्लेट को उठाया और यहां टच करके हटा लिया। सेम लोकेशन पर मान लो एक एक दो दो बैक्टीरिया ऐसे गिर गए, इस तरीके से एक एक दो दो बैक्टीरिया गिर गए। मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूं कि लेफ्ट राइट वाली बात ध्यान रखें, बस ये रखें कि दो दो बैक्टीरिया गिर गए। फिर उन्होंने डिवाइड करके बाइनरी फ्यूजन करके कॉलोनीज बनाई। कुछ ऐसी जगह थी जहां कॉलोनीज नहीं बनी, जैसे यहां 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 यहां। तो इसका मतलब इस पे क्या ग्रो नहीं किए, रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं ग्रो किया, रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं किया, नॉट ग्रो। क्यों ग्रो नहीं किया बेटा, रिकॉम्बिनेंट क्यों ग्रो नहीं किया, सोचने वाली बात है। रिकॉम्बिनेंट इसलिए ग्रो नहीं किया क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की वजह से, ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन, ओनली नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो किया। तो इसका मतलब ये जो कॉलोनीज हैं ये किसकी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट की। किसकी कॉलोनीज हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट की। और सेम लोकेशन पर, पिछली प्लेट में, मतलब इस प्लेट में सेम लोकेशन पर जो मिलेंगे बैक्टीरिया, ये मेरे पास रिकॉम्बिनेंट होंगे। क्योंकि दूसरी प्लेट में, क्योंकि हमने कहा साइमल्टेनियस प्लेटिंग, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैंने किस तरीके से इस प्रोसेस को किया है। तो अगर एनसीईआरटी कहती है वन एंटीबायोटिक दैट इज एम्पिसिलिन हेल्प टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट आउट ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट,
बाय किलिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये सोचने वाली बात है। तो हम लिख रहे हैं यहां पर वन एंटीबायोटिक लाइक ampicillin help to select transformant out of non-transformant। ठीक है, तो वन एंटीबायोटिक, ध्यान से सुनो बेटा, वन एंटीबायोटिक लाइक एम्पीसिलिन हेल्प टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट आउट ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर रहा है किसमें से? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में। क्यों? क्योंकि किलिंग कर रहा है। किसके? क्या एग्जांपल इसका? हम बात कर रहे हैं एम्पीसिलिन की। ठीक है, दूसरा एंटीबायोटिक किलिंग कर रहा है रिकॉम्बिनेंट की, पर सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है, तो हम उन्हें सिलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखो, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो एक तरीके से सिलेक्शन का काम भी कर रही है। अब हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। नो, मार्कर मतलब एक तरीके से जीन ही होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब एक पर्टिकुलर जीन जो हेल्प करती है सिलेक्ट करने में। तो यहां पर क्या होगा बेटा? अनदर एंटीबायोटिक क्या कर रही है? एंटीबायोटिक हेल्प टू सिलेक्ट, ऑल्दो वो किलिंग कर रही है, मैं कह रहा हूं कि वो किलिंग कर रही है, सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट, इनडायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करवा रही है। भले उसे मार रही है यहां पर उस वाली प्लेट में सिलेक्ट करवा रही है। तो ये मेथड था जो आपको आना चाहिए, और एनसीईआरटी इसके लिए क्लियर बोलती है। बेटा एनसीईआरटी क्लियर कहती है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं जो लाइनें चाह रहा था आपको आनी चाहिए वो ये थी। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, जो लाइनें आपको आनी चाहिए थी वो ये थी। देखो, अगर आप देखो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने क्या लाइनें बताई हैं आपको। एनसीईआरटी ने बोला है, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी ने क्या बोला है। देखो, एनसीईआरटी ने कहा है कि हम बाम H1 से काटते हैं। हम किससे काटते हैं? बाम H1 से काटते हैं। तो देखो वो क्या कह रही है, कह रही है द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट, कहां पे काटा है? एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब क्या हुआ? किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर हमने फॉरेन जीन लगा दी। ये बात कर रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल, यू कैन लाइगेट फॉरेन डीएनए को कहां जोड़ा है? बाम H1 की साइट पर। बाम H1 ने कहां काटा? TTR पर। ठीक है, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड RP बना, उसने लूज किया, क्या लूज किया बेटा? उसने लूज किया, ये लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड। लेकिन उसको सिलेक्ट कर सकते थे किससे? फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिलिन। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पीसिलिन में लाएंगे तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है, एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो एनसीईआरटी क्लियर कह रही है, ध्यान से सुनो बेटा, फिर से सुनो, एनसीईआरटी क्लियर कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन, ध्यान देना बेटा इस बात को, एनसीईआरटी क्लियर कह रही है ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन, देखो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। अगर जो ट्रांसफॉर्मेंट एम्पीसिलिन पे ग्रो कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूं? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की। अगर उनको ट्रांसफर करें मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, तो उसमें कौन ग्रो करेगा? रिकॉम्बिनेंट तो ग्रो करेगा नहीं। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन, रिकॉम्बिनेंट किसमें ग्रो किया था? एम्पीसिलिन वाले में, बट नहीं किया किसमें? टेट्रासाइक्लिन वाले में। यही कह रहा है, क्लियर। और नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। देखो समझ में आ रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्फ लाइगेटेड वाला दोनों प्लेट पर ग्रो किया, और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट सिर्फ एक प्लेट पे ग्रो किया। इन दिस केस एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प टू सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, ये लाइन है मेन सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी एंटीबायोटिक जीन ने क्या किया? हेल्प जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, इनएक्टिवेशन होकर रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने में मदद करी। ये बेटा आपकी लाइंस थी जो एनसीईआरटी की आनी चाहिए थी आपको। फिर एनसीईआरटी ने क्लियर बताया बेटा, एनसीईआरटी ने क्लियर बताया कि भाई देखो, दो प्लेट बनाना एक मुश्किल प्रोसेस होता है, तो मेरे पास सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड टू सिलेक्ट, ध्यान से सुनो, सेकंड मेथड
किसको सिलेक्ट करना है, याद करो, सेकेंड मेथड टू सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है बेटा, हमें रिकॉम्बिनेंट को। कैसे करोगे ध्यान देना, उसे हम कहते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एनसीईआरटी कहती है भाई देखो, प्लेटिंग मेथड में 2 प्लेट हमने साथ साइमल्टेनियसली प्लेट करी थी, वो एक मुश्किल प्रोसेस होता है। आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिव ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 2 प्लेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक is a cumbersome process, वो हमारे पास क्या है, कम्बरसम प्रोसेस है। तो 2 प्लेट जो है हमारे पास, वो अगर एंटीबायोटिक वाली जो है उसको करना इज अ कम्बरसम प्रोसेस, वो क्या है हमारे पास, कम्बरसम प्रोसेस है ना, कम्बरसम प्रोसेस है। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सुन लें ध्यान से। 2 प्लेट पे करना वो एक कम्बरसम, एक मुश्किल प्रोसेस है बेटा, मुश्किल प्रोसेस है। तो कैसे करोगे ये समझना ध्यान से, कैसे करोगे, कैसे करेंगे बेटा। तरीका ये है कि आप एक अलग प्लाज्मिड लो, देखो ये एक अलग प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का नाम बेटा पीबीआर नहीं है, पीयूसी है। इस प्लाज्मिड के साथ यहां तो मेरे पास एएमपीआर है, जैसे कि पीबीआर 322 में था एएमपीआर है, पर यहां कुछ और है, यहां पर एक अलग जीन है, इस जीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जीन है, इसकी क्या है मेरे पास, जीन प्रेजेंट है। मान लो ये जीन ने क्या किया, एक एंजाइम बना दिया जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है। देखो मेरी बात समझो, इस जीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ये एंजाइम बनाती है जिसका नाम क्या है, ध्यान सुनेंगे बेटा, प्रोड्यूस एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है प्रोड्यूस एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम हमारे पास है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज डू, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को, कलरलेस चीज को कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। ये देखो, तो ये क्या करता है बेटा, किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को जो कि कलरलेस है, जो कैसा है, कलरलेस, व्हाइट मान लो, कलरलेस है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ब्लू कलर में, इसको कन्वर्ट करता है ब्लू कलर में। तो आपको यहां पर क्लियर पता होना चाहिए, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मेरे पास ध्यान दें बेटा, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है जिसको वो कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ब्लू कलर में। ठीक है, कौन कर रहा है ऐसा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर रहा है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कर रहा है जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है ब्लू कलर में। यहां तक समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। ये किसने किया, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन ने किया। अब हम सेकंड पॉइंट समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से सुने, एग्जैक्टली है क्या, सेकंड पॉइंट अब इसमें समझना चाह रहे हैं। मेरे को सिंपल ये समझो, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा सा फोकस वापसी लेकर आओ अपना, तो हमने क्या किया था, हमने डीएनए आइसोलेट किया था, फिर उसमें से जीन निकाली थी काट कर, फिर उस जीन को सेपरेट किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करने के बाद उस जीन की कॉपी बनानी है, कॉपी बनाने के लिए उसको प्लाज्मिड में डाला, प्लाज्मिड से 2 टाइप के प्लाज्मिड बन गए, सेल्फ लाइगेटेड और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। मुझे अब वो बैक्टीरिया सेल पहचानना है जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्योंकि जब मैं उस बैक्टीरिया सेल को ग्रो करूंगा तो मेरे पास जीन की कॉपी बन जाएगी जिसे जीन क्लोनिंग कहेंगे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक और मेथड पढ़ रहा हूं कि कैसे आप पहचानोगे। एक मेथड था मेरे पास प्लेटिंग मेथड, पर उसमें 2 प्लेट बनाना, टच करके हटाना एक मुश्किल काम था। ये अदर मेथड है जिसमें एक दूसरा प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं, पीयूसी, जिसमें यहां तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, पर इसके यहां क्या है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन क्या करती है, एक कलरलेस चीज को, कलरलेस जिसे क्रोमोजेनिक, क्रोमो का मतलब कलर, जेनिक मतलब बनाने वाला, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ब्लू कलर में। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू कलर में, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू कलर में।
यहां तक समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, क्लियर। तो ये आपके सामने है बेटा, ये आपके सामने है, ये आपके सामने है कि हमने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हमने ब्लू कलर में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। यहां तक समझ में आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जरा ये देखो, अब देखो जरा इसके आगे की बात चल कर रहे हैं, इसके आगे की हम बात कर रहे हैं बेटा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को हमने ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया, अब इसके आगे की बात करो। देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके बीच में जीन लगा दूं, यहां ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके बीच में जीन लगा दूं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। सोचो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके बीच में कोई फॉरेन जीन लगा दूं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस चीज को मैं लिखता हूं, इफ वी इंसर्ट मतलब लगा रहे, एनी फॉरेन जीन किसके बीच में, बिटवीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, तो क्या होगा मेरे पास, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के बीच में मैंने फॉरेन जीन लगा दी, तो मेरे पास क्या होगा बेटा, मेरे पास क्या होगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन इनएक्टिव हो जाएगी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो जीन होगी वो क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी, वो क्या होगी, इनएक्टिव हो जाएगी। ये चीज आपके सामने है, ये चीज आपके सामने है। तो हम यहां पर क्लियर है बेटा, यहां पर कि अगर मैं कोई फॉरेन जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन में, इसके बीच में अगर मैं कोई फॉरेन जीन लगा दूंगा, उससे ये जीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जरा इस बात को ऐसे सोचो, आप दो तरह के प्लाज्मिड लो, एक लो, देखो यहां पर, अब इस चीज को जरा ऐसे समझो, देखो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन कैसे समझना आपने। आपके पास ये प्लाज्मिड है पीयूसी वाला, ठीक है, आपने यहां पर ये लिख दी AMPR, ठीक, ये वाली जीन कौन सी थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब इसमें आपके पास आपने क्या किया, इसको कट कर दिया RE से, इसको मान लो कट किया किससे, RE से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है, ठीक है, ये इस तरीके से खुल गया। अब आपने क्या करी, बीच में फॉरेन जीन लगा दी, आपने बीच में क्या लगा दी, ये फॉरेन जीन लगा दी, है ना। ये क्या हुआ, प्लाज्मिड है, ये ओपन हो गया, ये फॉरेन जीन है। तो अब आपके पास क्या हुआ बेटा, दो ऑप्शन बन गए, फॉरेन जीन लाइगेट कर दी, तो आपके पास अब दो ऑप्शन आ गए। एक प्लाज्मिड आया है सेल्फ लाइगेटेड, एक आया है नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसे आप क्या कह रहे हो, सेल्फ लाइगेटेड कह रहे हो। नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड कह रहे हो, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड का नाम दे रहे हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्फ लाइगेटेड है। दूसरा प्लाज्मिड ये है, ठीक। तो जो सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है आपके सामने है बेटा, ध्यान सुना, सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है वो ये रहा, वो ये रहा। इसमें आपके पास ये दोनों जीन एक्टिव है, कौन कौन सी, एक तो AMPR है और दूसरी कौन सी है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये दोनों जीन एक्टिव है। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस बैक्टीरिया में जाएगा वो ब्लू कलर बनाएगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं कि दिस प्लाज्मिड इफ प्रेजेंट इन बैक्टीरिया it can form blue color, it can form blue color। तो सेम चीज आप यहां पे इसको देखो, और ये वाला मेरे पास क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ये मैंने फॉरेन जीन लगा दी है, तो यहां पे ये फॉरेन जीन लगा दी, और ये मेरे पास क्या है, AMPR है, जो कि इसमें भी है। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है बेटा, इसमें ये जीन इनएक्टिव हो गई, ये ब्लू कलर नहीं दे सकता, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब यहां पर एक टर्म आएगी, ध्यान से सुनना, टर्म का नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्ट करना, ये हमने पीछे भी पढ़ा कि कैसे हमने इनएक्टिवेट किया। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसका मतलब ये है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, फॉरेन जीन मतलब बाहर से जो DNA लाया, फॉरेन जीन
नेटिव जीन गेट इनएक्टिव, नेटिव जीन गेट इनएक्टिव। मैं बात कर रहा हूं बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, और वो किस में हो रहा है? आरपी में। वो किस में हो रहा है? आरपी में। तो आपको यहां पर यह समझ आना चाहिए कि जब आपने इस प्लाज्मिड को काटा तो आपने यहां पर काटा है, इसके बीच में आपने फॉरेन जीन जोड़ ली। तो जब ये बंद होगा तो दो ऑप्शन है, एक तो आ जाएगा सेल्फ लाइगेटेड जिसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कह रहे हो, दोनों जीन एक्टिव, एक ही आ जाएगा। अब इनको आप प्लाज्म उसमें एंटर करा दो बैक्टीरिया सेल में, तो आपके पास फिर वही तीन टाइप के बैक्टीरिया आएंगे, एक जिसमें ये होगा, एक इसमें ये होगा, और एक जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं होगा। उसको आप एम्पीसिलिन से क्या कर दोगे? हटा दोगे। लेकिन अब आप देखो आपके पास अगर क्या करो, आप इनको इसके अंदर ले आओ। देखो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ये तीन तरह के बैक्टीरिया आ जाएंगे फिर से, ठीक है। ये वाला बैक्टीरिया देखो, तीन तरह के बैक्टीरिया आ गए। ये वाला बैक्टीरिया जो है, ये वाला बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को मैं क्या कहूंगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इन दोनों को मैं क्या कहूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये वाला बैक्टीरिया हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और इन वालों को मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें ये वाला जो है जिसमें दोनों जीन बेटा एक्टिव है, वही वाली पुराने वाली, तो ये वाला मेरे पास मान लो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है। और ये वाला जिसमें फॉरेन जीन है, ये वाला मेरे पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब जरा पेट्री प्लेट ले लो। अब क्या करो? अपना पेट्री प्लेट ले लो फिर से, ठीक है। ये पेट्री प्लेट ले ली हमने, ठीक है। ये हमने क्या करी बेटा? पेट्री प्लेट ले ली। ठीक है, ये पेट्री प्लेट। अब सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान सुनो। इस पेट्री प्लेट में आपने क्या डाला? एक तो आपने देखो क्या क्या डालना है आपने। एक तो इसमें एम्पीसिलिन डाल दिया, एम्पीसिलिन डाल दिया, साथ में अगार और खाना डाल दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, एम्पीसिलिन किसको मार देगी? इसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ठीक है। साथ में आपने इसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी डाल दिया जो कलर बना सकता है। तो क्रोमोजेनिक हमारे पास सबस्ट्रेट आ गया बेटा। अब आपके पास दो तरह की कॉलोनीज आएंगी, इसमें दो तरह की कॉलोनीज आएंगी बैक्टीरिया की, एक ये रही, ठीक है। दो तरह की कॉलोनीज आएंगी, एक आएगी ब्लू कॉलोनी और एक आएगी व्हाइट कॉलोनी। अब आप खुद से सोचो कि जो ब्लू कॉलोनी है, ब्लू कॉलोनी का क्या मतलब है? सोचो ध्यान से, अगर आपको मेरी बात समझ आए ब्लू कॉलोनी का क्या मतलब है, आप सोचो खुद से। ब्लू कॉलोनी का मतलब मेरे पास क्या हो गया? ध्यान से देखो ना, ये मेरे पास बेटा ब्लू कॉलोनी है, क्लियर। और ये मेरे पास क्या है? व्हाइट कॉलोनी। आप खुद से देखो ब्लू कॉलोनी का क्या मतलब हुआ। ब्लू कॉलोनी मतलब, ब्लू कॉलोनी मतलब हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन एक्टिव है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन क्या है? एक्टिव है, वो जीन हमारे पास एक्टिव है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन हमारे पास क्या है बेटा? एक्टिव है, एक्टिव है। तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं ब्लू कॉलोनी। उसको हमने क्या बोला? ब्लू कॉलोनी बोल दिया। उससे क्या होगा मेरे पास? सोचो, इसको मैंने कह दिया ब्लू कॉलोनी बन जाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन एक्टिव है। उससे होगा क्या? सोचना ध्यान से बेटा, होगा क्या? इसका मतलब ये क्रोमोजेनिक को ब्लू कलर में कन्वर्ट करेगा, क्रोमोजेनिक को क्या करेगा? ब्लू कलर बनाएगा, इसलिए ये क्या है? ब्लू कॉलोनी आई। व्हाइट का मतलब, व्हाइट का मतलब मेरे पास रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट मेरे पास क्या है बेटा? इसमें वो एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एब्सेंट है, इनएक्टिव हो गया। आप खुद से सोचो, जरा ध्यान से सोचना। हमने कहा है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसमें मेरे पास, नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों जीन एक्टिव है, तो वो तो देगा ब्लू कॉलोनी, ठीक है। और जो मेरे पास रिकॉम्बिनेंट होगा जिसमें ये जीन इनएक्टिव होगी, वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ब्लू कलर में नहीं बदलेगी, इसलिए व्हाइट कलर आएगा। तो आपको क्लियर है, एनसीईआरटी ने ये बोला है कि भाई दो प्लेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लू कॉलोनी का मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट,
व्हाइट कॉलोनी का मतलब मेरे पास रिकॉम्बिनेंट। ये सेकंड मेथड हो गया पता लगाने का कि मेरे पास कौन से क्या है, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट। अब इस कॉलोनी के बैक्टीरिया निकाल लो, उनको एक टेस्ट ट्यूब में अलग से ले लो और ग्रो करो। जितने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्लाज्मिड की कॉपी बनेगी। नाउ यू कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मिड इन ऑल बैक्टीरिया, जितनी कॉपीज बनाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया व्हाइट कॉलोनी में से ले लेते हैं, वी कैन सेपरेट दिस बैक्टीरिया, है ना, और इसको फिर ग्रो कर सकते हैं एंड ग्रो इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, ग्रो इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। क्लियर? इसको हम सेपरेट टेस्ट ट्यूब में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यहां तक समझ में आना चाहिए बेटा, आपको ये वाली बातें समझ आनी चाहिए, यहां तक इजी है यहां तक, ठीक है। इसके बाद का हम देखेंगे आगे, एक सेकंड देंगे। हाँ बेटा, अब इसके आगे की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये मेरे पास दो मेथड से जिससे आपने क्या निकाल लिए, रिकॉम्बिनेंट निकाल लिए। ये रिकॉम्बिनेंट है आपका, ठीक है। इसको एक सेपरेट टेस्ट ट्यूब में ग्रो करो, आपको मिल गया। अब हमने क्या पढ़ लिया, एक मेथड पढ़ा जिसको हमने क्या बोला था बेटा, इन वीवो जीन क्लोनिंग। तो हमने कहा था जीन क्लोनिंग के दो मेथड है, एक है इन विट्रो, अब उसको देखते हैं, ठीक है। पर उससे पहले मैंने एक चीज समझ ली है, मैंने ये भी समझा है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्लोनिंग वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास फाइनली क्या आ गया, मेरे पास ये बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया आ गया कॉलोनीज में से, ये रहा, जिसके पास ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और ये मेरे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और ये ट्रांसफॉर्मेंट भी तो है। इसको मैं किस में ग्रो करूंगा, इसको मैं ग्रो करूंगा टेस्ट ट्यूब में ऐसे। तो जब मैं टेस्ट ट्यूब में ग्रो करूंगा इस बैक्टीरिया को, तो उसकी मेरे पास बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया की कॉपी बनेगी, प्लाज्मिड्स की भी बनती रहेगी। तो बैक्टीरिया फॉर्म कॉपीज, बैक्टीरिया ने क्या बना दी, कॉपीज बना दी। along with it हमारे पास कॉपीज ऑफ, किसकी कॉपी बनेगी, देखो बैक्टीरिया की कॉपी बन गई, उसके साथ हमारे पास किसकी कॉपीज बन जाएंगी, along with it कॉपीज ऑफ हमारे पास किसकी, along with it कॉपीज ऑफ किसकी, हमारे पास प्लाज्मिड ऑल्सो फॉर्म, कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड फॉर्म, ठीक है। along with it कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड हमारे पास बनेगा। क्लियर, ये चीज है। तो हमें क्लियर ये चीज समझ आनी चाहिए बेटा, इसको हमें समझ आना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये चीज आपके एकदम दिमाग में होनी चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट। ये हो गया हमारे पास। आगे चलें, ध्यान से देखें बेटा, आगे चले, इस चीज को समझो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो हमने बात कर ली रिकॉम्बिनेंट बनाने की कि कैसे किया। मेरी बात सुनो, एक चीज समझो, देखो दिस प्लाज्मिड, इस पे मेरे पास ये फॉरेन जीन है ना, इस प्लाज्मिड की कॉपी बन रही है तो हमारे जीन की भी कॉपी बन रही है। तो मैं कह रहा हूं कि यार प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, इसके अपने कुछ फीचर्स होने चाहिए। तो हमें फीचर्स पढ़ने हैं क्लोनिंग वेक्टर के, हमें क्या करने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं गुड क्लोनिंग वेक्टर के, ठीक है। गुड क्लोनिंग वेक्टर के हमने क्या करने हैं, फीचर्स पढ़ने हैं। यहां तक ध्यान रखो बेटा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ेंगे गुड क्लोनिंग वेक्टर के। हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चे, फीचर्स ऑफ, देखो प्लाज्मिड की कॉपी बनी है तो जीन की कॉपी बनी है, तो हम फीचर्स पढ़ रहे हैं गुड क्लोनिंग वेक्टर के। एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के क्या फीचर्स होते हैं। नॉर्मली याद रखो, क्लोनिंग वेक्टर या तो वायरस का डीएनए होता है जो अपनी कॉपीज बनाए, हमारे जीन की कॉपी बना दे, या प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर नॉर्मली यूज करते हैं। तो एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एनसीईआरटी ने पूरा टॉपिक दे रखा है। देखो क्या है, सबसे पहला बेटा, सबसे पहला होना चाहिए उसका हम बोलेंगे साइज। ध्यान से सुनना, साइज का क्या मतलब हुआ, देखो
आपके पास ये बैक्टीरिया का सेल है, आपको इसके अंदर ये प्लाज्मिड एंटर कराना है। तो अगर प्लाज्मिड छोटा होगा, ध्यान से सुनना, प्लाज्मिड छोटा होगा तो उसका सेल के अंदर जाना आसान होगा, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इजी होगी। लेकिन अगर प्लाज्मिड बहुत बड़ा होगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल होगी। लेकिन साइज के साथ एक लिमिटेशन और है, अगर ये प्लाज्मिड इतना बड़ा है तो इसमें कुछ सीक्वेंस है और एक प्लाज्मिड में ज्यादा डीएनए है, ये ज्यादा बड़ा प्लाज्मिड है, तो जितना छोटा प्लाज्मिड होगा उतनी छोटी आप उसमें फिर फॉरेन जीन लगा सकते हो, बहुत बड़ी जीन उसमें लगा नहीं सकते कॉपी बनाने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो दो चीजें हैं, साइज में हमें यह समझना होता है कि अगर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा तो फिर बहुत बड़ी जीन, जैसे आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एवरेज साइज ऑफ जीन, आप क्या बोलोगे मुझे? तो आपके पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डाटा है, एवरेज साइज ऑफ जीन इज 3000 बेस पेयर विच इज अप्रॉक्स 3 kb। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि जो साइज होता है क्लोनिंग वेक्टर का, नॉर्मली क्लोनिंग वेक्टर दो हम यूज करते हैं, या तो वायरस का डीएनए या प्लाज्मिड यूज करते हैं। अगर साइज मुझे दोनों तरफ चाहिए होता है, बहुत छोटा भी ना हो बहुत बड़ा भी ना हो, प्रॉपर साइज इज 10 kb। 10 kb एक ठीक साइज होता है। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि अगर छोटे साइज का होगा डीएनए तो ट्रांसफॉर्मेशन आसान होगी, मीडियम से अंदर जाना आसान होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि मेन क्लोनिंग वेक्टर आर प्लाज्मिड एंड डीएनए ऑफ वायरस का डीएनए, बेसिकली बैक्टीरियोफाज का डीएनए लिखते हैं हम, बैक्टीरियोफाज का डीएनए ये लिख देते हैं, ये मेन क्लोनिंग वेक्टर है। तो साइज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या होना चाहिए? साइज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर शुड नॉट बी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर? ताकि क्या हो, शुड नॉट बी वेरी लार्ज, क्यों? एज वेरी लार्ज क्लोनिंग वेक्टर not show easy transformation, तो वो इजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं शो करता अगर बहुत बड़ा क्लोनिंग वेक्टर हो। लेकिन अगर बहुत छोटा भी ले लोगे ना तो फिर उसमें जीन कहां लगाओगे, इतने छोटे में जीन लगाने की जगह नहीं होती, इसे क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो हम ये लिख रहे हैं इवन वेरी स्मॉल क्लोनिंग वेक्टर not have sufficient, even very small cloning vector not have sufficient even very small cloning vector not have sufficient, क्या sufficient नहीं होगा बेटा? sufficient स्पेस टू क्लोन जीन। क्लोन का मतलब होता है, क्लोन जीन का मतलब होता है अटैच करना, वहां पर अटैच और लाइगेट करना। आप मेरी बात समझो, देखो क्लोनिंग वेक्टर ये प्लाज्मिड है, अगर ये छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा दिस वन, तो इसका अंदर जाना सेल के इजी होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा रहेगा तो जाना मुश्किल होगा, पर बहुत ज्यादा छोटा भी होगा तो यार मुश्किल क्या होगी, उसमें जगह ही नहीं है कि आप बाहर से जीन जोड़ सको, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जीन्स के लिए जगह होगी। तो कुछ ऐसी जगह होती है जहां की जीन आप हटाकर वहां अपनी जीन जोड़ सकते हो, या काट के उसके बीच में अपनी जीन जोड़ सकते हो। तो इसीलिए कह रहे हैं बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, एडिक्वेट साइज इज अराउंड 10 kb। 10 kb इज गुड साइज फॉर अ गुड क्लोनिंग वेक्टर। 10 kb का प्लाज्मिड एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया साइज, पर छोटा साइज ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। कंफ्यूज मत होना कि मैं स्मॉल बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एडिक्वेट साइज होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। 10 kb बेटर साइज है। दूसरी चीज होती है ओरिजिन। सेकेंड फीचर होता है बेटा क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन। नाउ व्हाट इज ओरिजिन? देखो ये आपके पास मान लो बैक्टीरिया का सेल है, इस बैक्टीरिया सेल में ये रहा मेरे पास प्लाज्मिड।
अब इस प्लाज्मिड में अपना ओरिजिन है, खुद का ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? एक डीएनए सीक्वेंस होता है, यहां पर ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से क्या होगा, ध्यान सुनो, एक ओरिजिन इसका भी होगा अपना, एक ओरिजिन इसका भी होगा, इसका भी अपना ओरिजिन है। पर ये जो ओरिजिन है ना, इसका जो ओरिजिन है वो सपोर्ट करता है लो कॉपी, सपोर्ट लो कॉपी नंबर। मतलब भाई वो तभी कॉपी बनाता है जब उसे सेल को डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कॉपी बनाने को सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअल में क्या होता है, ओरिजिन वो जगह होती है जहां डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। हर एक डीएनए में जो डिवाइड करना चाहता है अपनी मर्जी से, उसमें खुद का ओरिजिन होना चाहिए। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन नहीं होगा तो किसी होस्ट में जाके वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो आपके समझना है कि ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन क्या होना चाहिए? उस सेल में, उस प्लाज्मिड में ओरिजिन होना चाहिए। तो हमने क्लियर कर दिया, हमने यहां पर क्लियर कर दिया कि ओरिजिन शुड बी प्रेजेंट, ओरिजिन शुड बी प्रेजेंट, ओरिजिन होना चाहिए। समझो इस बात को, ओरिजिन हमारे पास क्या है? होना चाहिए, ठीक है। शुड बी प्रेजेंट एज एनी डीएनए कैन रेप्लीकेट with the help of origin in host cell। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक काम करो, किसी फॉरेन जीन को इसके अंदर लगा दो, जीनोमिक डीएनए में, तब क्या होगा? सोचो। मान लो मैं आपसे कहूं एक काम करो, इसके अंदर लगा दो, आप इसके अंदर लगा दो कौन? फॉरेन जीन। क्या होगा? मल्टीप्लाई वो भी करेगी जीन, पर ये तो तभी डिवाइड करता है जब सेल डिवाइड करता है, तो उतनी कॉपी नहीं मिलेंगी, मुझे लो कॉपी नंबर मिलेगा। ओरिजिन का दो काम होता है, पहला वो डीएनए रेप्लिकेशन क्या करता है? स्टार्ट करवाता है। दूसरा वो कॉपी नंबर भी कंट्रोल कर सकता है। तो हम जब आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? हम डिफरेंट जगह से जो ओरिजिन, मतलब हम किसी ऐसे प्लाज्मिड का ओरिजिन जोड़ने की कोशिश करेंगे जो प्लाज्मिड के हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे, मतलब प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज बनाने की कोशिश करे। तो ओरिजिन का मेरे पास यहां डुअल रोल है, क्लियर? ओरिजिन का मेरे पास यहां डुअल रोल है। तो ओरिजिन क्या करेगा? ओरिजिन हैव डुअल रोल, ए, ओरिजिन का मेरे पास डुअल रोल है ए। मैं क्या कर रहा हूं समझना ध्यान से। ओरिजिन का मेरे पास डुअल रोल है। पहला रोल ये है, इट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। दूसरा वो कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, क्योंकि मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूं कि अगर कोई ओरिजिन इसका है जीनोमिक डीएनए का, वो कहता है भाई ज्यादा कॉपी क्यों बनानी, हम तो उतनी कॉपी बनाते हैं जब सेल डिवाइड करना होता है। पर ये प्लाज्मिड की कॉपी 15 से 100 तक जा सकती है, इवन उससे ज्यादा भी। 15 से 100 मतलब एक प्लाज्मिड अपनी 15 कॉपीज बना सकता है। तो आपकी जीन की भी कॉपी बनेगी। तो आप अपनी जीन किसके साथ जोड़ना चाहोगे? जो कॉपीज बना रहा है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा? इसको आपने क्या बोल दिया? ओरिजिन बोल दिया। तो इसको आपने क्या बोला? ओरिजिन बोल दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है। तो इट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, ठीक है, क्लियर, सही है। तो हम क्लियर हैं बेटा यहां पर। इट स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, है ना। ये क्या करता है? कॉपी नंबर कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉपी नंबर क्या करता है? कंट्रोल करता है। इतनी चीज याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट है साइज, ठीक है। साइज, मेन क्लोनिंग वेक्टर आर प्लाज्मिड एंड डीएनए वायरस, ठीक है। साइज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर शुड नॉट बी वेरी लार्ज, ठीक है, एज वेरी लार्ज क्लोनिंग वेक्टर नॉट शो इजी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज क्लियर रखो। दूसरा हम क्या कह रहे हैं बेटा? दूसरा हम कह रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है हमारे पास? ओरिजिन क्या है हमारे पास? ओरिजिन वो जगह है जहां पर मल्टीपल कॉपीज बन रही है हमारे पास। क्या है? मल्टीपल कॉपीज बन रही है ना, ठीक है। ओरिजिन कॉपीज बना सकता है। तीसरी चीज है बेटा, अगर आपको समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या होता है? कि एक
हमारे पास, ध्यान सुने बेटा, कॉपी नंबर क्या होता है हमारे पास, एक हमारे पास जो वो है क्लियर, कॉपी नंबर होगा कितनी कॉपीज बनती हैं। देखो कॉपी नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना। कॉपी नंबर होता है कि कितनी कॉपीज बन सकती हैं किसी चीज की, कितनी कॉपीज बन सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। मेरी बात समझो ध्यान से। आइडियल क्लोनिंग वेक्टर वो होता है जो ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनाए। तो कॉपी नंबर एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपी अ क्लोनिंग वेक्टर कैन फॉर्म, नंबर ऑफ कॉपी अ क्लोनिंग वेक्टर कैन फॉर्म। क्लियर, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर कितनी कॉपीज बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर बोलते हैं। तो कॉपी नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉपी या क्लोनिंग वेक्टर कैन फॉर्म, उसे कॉपी नंबर कहते हैं। आइडियल इज अ क्लोनिंग वेक्टर शुड फॉर्म हाई कॉपी नंबर, है ना। आइडियल ये है कि एक क्लोनिंग वेक्टर को क्या बनाना चाहिए, हाई कॉपी नंबर बनाना चाहिए। तो आइडियल ये है कि एक क्लोनिंग वेक्टर को हमें क्या बनाना चाहिए, हाई कॉपी नंबर हमारे पास बनाना चाहिए। ये चीज समझो। तो हम ये समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉपी या क्लोनिंग वेक्टर कैन फॉर्म, उसे हमने क्या बोल दिया, कॉपी नंबर बोल दिया। आइडियल सिचुएशन ये है कि उन्हें हाई कॉपी नंबर बनानी चाहिए। किसको हाई कॉपी नंबर बनानी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर को। जितनी ज्यादा कॉपी बनाएगा हमारे जीन की कॉपी बन जाएगी। अब ये तो बेटा हमने लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, बैक्टीरियोफाज ज्यादा कॉपीज बनाता है। बैक्टीरियोफाज का डीएनए कैन प्रोड्यूस मोर कॉपी, कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज, लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज एज कंपेयर टू, देख लो, बैक्टीरियोफाज डीएनए कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज एज कंपेयर टू, किसके, एज कंपेयर टू हम कहेंगे प्लाज्मिड डीएनए। ज्यादा कॉपी, आप एनसीईआरटी चेक करो, कौन बनाता है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए। ये दो मेन क्लोनिंग वेक्टर की बात उसने की है। देखो हमने कहा एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के लिए क्या क्या फीचर चाहिए। सबसे पहला फीचर हमने बोला है कि मुझे ओरिजिन चाहिए, ठीक है, क्लियर। मुझे पहला तो साइज हो गया, फिर ओरिजिन हो गया, फिर कॉपी नंबर हो गया। फोर्थ फीचर मैं लिख रहा हूं बेटा, क्लोनिंग सिलेक्टेबल मार्कर। नाउ ये क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर, समझना। सिलेक्टेबल मार्कर, मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरे पास मैंने एक प्लाज्मिड बनाया था पीबीआर 322, ये मैंने एक और प्लाज्मिड बनाया था जिसका नाम पीयूसी था। एक्चुअल में पीयूसी 19 कहते हैं, यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है। यहां पर मेरे पास क्या थी, एक जीन थी, लैग जेड नाम था बेटा। मैंने यहां पर लिखा नहीं प्रॉपरली, मैं लिख देता हूं, मैं कहीं इसमें आपको अजीब ना लगे। हाँ, ये वाली बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन का नाम लैग जेड है, ठीक है, लैग जेड नाम था इसका, ठीक है, जीन का। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या किया है बेटा, यहां पे एक चीज देखें, एक सेकेंड दे बस। देखो ये मेरे पास है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यहां पर ये कुछ जीन्स हैं। यहां पर क्या थी, ये टीटीआर, और ये मेरे पास क्या है, एएमपीआर। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब होता है, यहां मार्कर का मतलब है जीन। ये कौन सी जीन है, ये वो जीन है जो, ध्यान सुने, व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर आर दोज जीन्स विच हेल्प टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट आउट ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट आउट ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ऐसी जीन जो किसी दूसरे बैक्टीरिया को किल करा दे और इसको बचा ले, उन्हें कहते हैं, एक तरीके से सिलेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, तो उन्हें कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, इट इज दोज जीन्स which
help to select transformant out of non-transformant and recombinant out of non-recombinant। ठीक है, उसे हमने क्या बोला है? सिलेक्टेबल मार्कर बोला है। क्लियर? उसे हमने क्या बोला है? सिलेक्टेबल मार्कर बोला है। तो आप क्लियर ध्यान रखें बेटा, हमने यहां पर क्या पढ़ा? कॉपी नंबर पढ़ा है। नाउ व्हाट इज कॉपी नंबर? नंबर ऑफ कॉपी या क्लोनिंग वेक्टर कैन फॉर्म, कितनी कॉपीज आ क्लोनिंग वेक्टर बना सकता है, उसको हमने क्या बोल दिया है? कॉपी नंबर बोला है। आइडियल इज क्या होगा? जितना ज्यादा कॉपी बनेगा उतना अच्छा है। फिर हम कह रहे हैं व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं सिलेक्ट करने में, जैसे इनमें से कोई भी। अब एनसीईआरटी ने एक चीज बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एनसीईआरटी ने दिया नाम कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का। एनसीईआरटी ने कहा है कि सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्या नाम है उनके वो बता देता हूं। सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, क्या नाम है उनके? देख लो ध्यान से, जैसे कि एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल। इस सिलेक्टेबल मार्कर फॉर किसके लिए? ई कोलाई। यहां पर एक बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके, एक लाइन लिखी रहती है उसको लेके बड़ा कंफ्यूज होते हैं। लाइन ये रहती है, ध्यान सुनो, लाइन ये रहती है एनसीईआरटी की कि नॉर्मल ई कोलाई सेल लैक रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। मेरी बात सुनो ध्यान से, उसका क्या मतलब होता है कहने का? जैसे मान लो ये ई कोलाई का सेल है, ई कोलाई का सेल है, इस ई कोलाई के सेल में ये जीनोमिक डीएनए है, तो और एक मेरे पास होता है प्लाज्मिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए में लैक जीन फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, तो ये लैक जीन रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हम क्लियर हैं इस बात को लेके, कि जो ई कोलाई के सेल्स हैं, ध्यान से सुने बेटा, हम जो ई कोलाई के सेल्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं जीनोमिक डीएनए की, तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि जो ई कोलाई के सेल्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं जीनोमिक डीएनए है, वो क्या लैक करता है? वो लैक करता है जीन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। मतलब वो उन जीन को क्या करता है? ध्यान सुनेंगे बेटा, वो उन जीन को, ध्यान सुनेंगे, वो उन जीन का के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लैक करता है जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप एक चीज समझो, अगर किसी बैक्टीरिया के मेन डीएनए में रेजिस्टेंस होता, जैसे कि AMPR होता, तो फिर क्या ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होने के बाद भी तो सर्वाइव कर जाता। अगर आपको इस बैक्टीरिया को किल करना है एंटीबायोटिक डाल के कि इसमें प्लाज्मिड नहीं गया, ये किल हो जाए, ये तभी पॉसिबल है ना कि इसके नॉर्मल जीनोमिक डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने लिखा है कि नॉर्मल ई कोलाई सेल लैक रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या निकालना, यही तो चीजें मेरे को पढ़ानी होती है, तुम्हें मेन चीजें यही समझानी होती है। बच्चे नहीं समझते इसे, और बहुत सारी जगह नहीं पढ़ाया जाता ये बात, ये समझाई ही नहीं जाती। ये मतलब है इसका कि भाई रेजिस्टेंस मेरे पास प्लाज्मिड पर होगा, इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? इसमें, किसमें? जीनोमिक डीएनए में। तो जीनोमिक डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहां होगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा किस पर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट ऑन किस पर? सोचो, ऑन प्लाज्मिड डीएनए पर। तभी तो मैं उसको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर पाऊंगा। मान लो मैं आपसे कहता हूं क्या हेक्सोकाइनेज की जीन
सिलेक्टेबल मार्कर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो जीनोमिक डीएनए पर है। वही जीन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह होगी यूज जो जीनोमिक डीएनए पे ना हो। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, मैं यहां पीछे आपको बता रहा हूं कि ये चारों सिलेक्टेबल मार्कर हो सकते हैं, लेकिन सुनना ध्यान से, लेकिन ये चारों, समझो इस बात को, ये चारों में से लैग जेड हो सकता है इसके जीनोमिक डीएनए पर हो, तो इसीलिए एनसीईआरटी ने सिर्फ एंटीबायोटिक का नाम लिखा है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। अगर आपको क्वेश्चन आता है क्या लैग जेड सिलेक्टेबल मार्कर है, मैं कहूंगा यस है, पर वो ई कोलाई के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो ई कोलाई के जीनोमिक डीएनए पर है, अगर वो ई कोलाई के जीनोमिक डीएनए पर लैग जेड है, फिर वो सिलेक्टेबल मार्कर नहीं हो सकता। सिलेक्टेबल मार्कर के लिए क्या कंडीशन चाहिए, इट शुड नॉट प्रेजेंट ऑन जीनोमिक डीएनए, it should present on should present on plasmid DNA and have some selection advantage. This is condition. तो हम ये समझ रहे हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर शुड नॉट, अगर ये बात में मजा आया होगा बेटा आपको समझ के, जिन्होंने रियल में बायोटेक कभी भी थोड़ी भी पढ़ी होगी उनको समझ आ रहा होगा मैं एग्जैक्ट पढ़ा क्या रहा हूं, ये बहुत डीप बातें हैं। सिलेक्टेबल मार्कर शुड नॉट प्रेजेंट ऑन जीनोमिक डीएनए, और ये कोई बात नहीं कि आपने पहले पढ़ी है, ये तो सारा बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। शुड नॉट प्रेजेंट ऑन जीनोमिक डीएनए, तो जीनोमिक डीएनए पर मेरे पास सिलेक्टेबल मार्कर नहीं होना चाहिए। बहुत सही बात, क्लियर, बहुत सही बात। सिलेक्टेबल मार्कर मेरे पास जीनोमिक डीएनए पर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, समझो इस बात को, क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, आगे आ जाओ, सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर ले। अगला फीचर देख लेते हैं अच्छे क्लोनिंग वेक्टर का, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है भाई, सुन लो ध्यान से। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पर आप क्या लगाते हो, ध्यान से सुनेंगे। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहां पर आप कोई जीन लगाते हो। जैसे मान लो ये आपके पास प्लाज्मिड है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक जीन थी, ये यहां पर ये जीन थी, मान लो TTR, ये AMPR, ये ओरिजिन है यहां पे, दिस इज ओरिजिन। ठीक, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, ये यहां पर BAM-H1 काटता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लोनिंग साइट? क्लोनिंग साइट वो जगह होगी जहां आप जीन लगाओगे, इसका मतलब क्लोनिंग साइट वो जगह होनी चाहिए जहां पे ये एंजाइम काटे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप याद ये रखोगे कि क्लोनिंग साइट क्या होगी, साइट एट विच फॉरेन डीएनए इज लाइगेटेड। ये वो साइट है जिस पे आप क्या लगाओगे, फॉरेन डीएनए लगाओगे। ये वो साइट है जिस पर आप क्या लगाओगे, फॉरेन डीएनए लगाओगे। ठीक है, उसको आपने क्या नाम दे दिया, क्लोनिंग साइट का नाम दे दिया। साइट एट विच आप फॉरेन डीएनए लगा रहे हो उसे आपने नाम दे दिया क्लोनिंग साइट। इस पे आप फॉरेन डीएनए लगाते हो। यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये बात? यहां पर फॉरेन डीएनए लगाते हो, इसे आपने क्या नाम दे दिया, क्लोनिंग साइट का नाम दे दिया। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा, फॉरेन डीएनए लगाता हूं, उसे मैंने क्लोनिंग साइट कह दिया। अब क्लोनिंग साइट क्या होगी, क्लोनिंग साइट शुड बी रिस्ट्रिक्शन साइट, क्योंकि वहां एंजाइम काटना भी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ वन एंजाइम, किसी एंजाइम की मेरे पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट किसी एंजाइम के काटने की साइट होनी चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपसे पूछूं क्या गलत है, देखो जरा ये देखो, ध्यान देना इस बात को, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। मान लो आपको सब मैं कहता हूं कि चलो एक प्लाज्मिड आपने ये बनाया, एक प्लाज्मिड आपने ये बनाया, ठीक है, यहां काट रहा है BAM-H1 और यहां मान लो SAL1 से कटवा दो, या यहां कटवा दो उससे PVU2 से कटवा दो। ठीक है, इस वाले में देखो, यहां मान लो BAM-H1 ने काट दिया और एक जगह यहां भी BAM-H1 ने काट दिया। बेटा ध्यान से सुनना मैं जो बोलना चाह रहा हूं,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पॉसिबल है, ये गलत है। गलत इसलिए है कि किसी एक एंजाइम की दो जगह नहीं होनी चाहिए काटने की। देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं, कभी भी किसी क्लोनिंग वेक्टर पर किसी एक एंजाइम की दो साइड्स नहीं होनी चाहिए। अगर दो साइड्स होंगी तो एक यहां से काटेगा और एक यहां से काटेगा, वो बीच में से टूट जाएगा। यही वो रीजन है, मैं जो बार बार बोल रहा था, क्लोनिंग वेक्टर का सर्कुलर होना चाहिए। अगर लीनियर क्लोनिंग वेक्टर होगा, जैसे ही तुम एंजाइम से काटोगे वो दो पीस में टूट जाएगा, तो स्टिकी एंड बनके करेंगे क्या, वो साथ ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि वो सर्कुलर होता है, साथ में आसपास होते हैं, तभी जैसे ही मौका मिलता है वो जुड़ पाता है। इसलिए क्लोनिंग वेक्टर का सर्कुलर होना जरूरी है। अगर आप खुद से देखो, ये दो साइड, पहली साइड काटूंगा क्लोनिंग वेक्टर लीनियर हो जाएगा, फिर लीनियर से फिर काटूंगा वो पीस ही अलग हो जाएगा, वो कभी नहीं जुड़ सकता उसके बीच में जीन। क्लोनिंग वेक्टर हैज टू बी सर्कुलर। अपने दिमाग में खोल लो, सोचना ध्यान से। अगर कोई चीज सर्कुलर है, देखो ऐसे सर्कुलर है, आप उसको काटो ऐसे खुली रहेगी, पर रहेगी तो आसपास, नहीं तो अगर वो लीनियर होगी ऐसे, आप काटो उसको तो टूट के अलग ही हो जाएगी, तो वो किसी सॉल्यूशन में दूर दूर होंगे ना। नहीं समझ में आई बात? तो मैं फिर इस बात को कहना चाह रहा हूं, ये चीज एनसीईआरटी ने लिखी है कि किसी एक एंजाइम की दो रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं हो सकती। समझ लो इस बात को। फॉर एनी एंजाइम टू रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर नॉट पॉसिबल। देख लो इस चीज को, किसी एक एंजाइम के लिए, ध्यान से सुन लो, फॉर एनी एंजाइम टू रिस्ट्रिक्शन साइट आर नॉट पॉसिबल ऑन वन क्लोनिंग वेक्टर। पर यह जरूर हो सकता है कि दो अलग अलग एंजाइम के काटने की जगह हो। उससे क्या फायदा होगा, मान लो आप किसी जीन को किसी इस एंजाइम से काट रहे हो, तो इसी से क्लोनिंग वेक्टर को काट दो। फिर अगर आप ये वाला क्लोनिंग वेक्टर, सॉरी ये वाला एंजाइम यूज कर रहे हो, तो जीन को इससे काट दो। ठीक है, तो आपके पास एक क्लोनिंग वेक्टर पर एक से ज्यादा एंजाइम के काटने की साइट हो सकती है, पर एक ही एंजाइम की दो साइट नहीं हो सकती। इसी बात को रिपीट करना अपने मन में, दो बार बात समझ आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एक एंजाइम की, सुन लो ध्यान से, किसी भी एक एंजाइम की दो साइट नहीं हो सकती, पर दो से ज्यादा एंजाइम्स के काटने की साइट हो सकती है। तो हम लिख रहे हैं इस बात को, फॉर एनी एंजाइम टू रिस्ट्रिक्शन साइट इज नॉट पॉसिबल, बट ऑन क्लोनिंग वेक्टर more than one restriction sites are present। एक से ज्यादा हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। क्लियर? एक से ज्यादा हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हमारे पास प्रेजेंट है। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये चीज कह रहे हैं बेटा, बट ऑन क्लोनिंग वेक्टर मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट, ये आपके सामने है। ठीक है, क्लियर? तो क्लोनिंग वेक्टर पर एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। क्लियर? रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है आपके सामने, ये वाली बात। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और फॉर एनी एंजाइम टू रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर नॉट पॉसिबल ऑन वन क्लोनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ऑन वन क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर? ठीक, तो ये मेरे पास क्लोनिंग साइट का बात क्लियर होना चाहिए आपको, क्या होती है क्लोनिंग साइट। क्या ओरिजिन हो सकता है? नहीं, आप ओरिजिन पे लगा दो जीन। अगर आप ओरिजिन पे लगा दोगे तो ओरिजिन कट गया, ओरिजिन काम का ही नहीं है, कॉपी नहीं बन सकती, तो ओरिजिन कैन नॉट बी क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट नॉर्मली वो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है और नॉर्मली वो जगह होती है जो सिलेक्टेबल मार्कर भी होती है। तो आप याद रखो, क्लोनिंग साइट रिस्ट्रिक्शन साइट भी होती है और वहां पर सिलेक्टेबल मार्कर के लिए भी जगह होती है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, आप ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं मैं। तो आपके सामने क्लियर हो गया। हम लोग बेटा अब क्या कर सकते हैं, कुछ क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, पर आपने अपने दिमाग में रखना है जो एनसीईआरटी ने बोला है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो एनसीईआरटी ने दो क्लोनिंग वेक्टर की बात की है, सुन लो ध्यान से। एनसीईआरटी ने दो मेन क्लोनिंग वेक्टर की बात की है, समझना इस बात को। एनसीईआरटी ने दो मेन क्लोनिंग वेक्टर की बात की है, एक बैक्टीरियोफाज का डीएनए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टू मेन
क्लोनिंग वेक्टर, दो मेन क्लोनिंग वेक्टर है हमारे पास। वो कौन से हैं? कौन से हैं भाई? वो दो मेन क्लोनिंग वेक्टर कौन से हैं? एक है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियोफाज। ज्यादा कॉपी बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस का डीएनए, ज्यादा कॉपी क्या बनाता है? बैक्टीरियोफाज का डीएनए बनाता है। अब एक काम करते हैं, जरा ध्यान सुनो बेटा। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नहीं ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं प्लाज्मिड। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं प्लाज्मिड। देखो आपको क्या क्या आना चाहिए। प्लाज्मिड जो होगा, सबसे पहले तो समझ लो सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, खुद का ओरिजिन होता है। खुद का क्या होता है? ओरिजिन होता है। समझ आ रहा है? सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, खुद का क्या होता है? ओरिजिन होता है। और क्या होगा बेटा साथ के साथ? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। क्या होगा साथ के साथ? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। तो मेरे पास प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ओरिजिन होगा और साथ के साथ क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा, ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके सामने कि सर्कुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ओरिजिन और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन बातों के मीनिंग आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, क्लियर? इन बातों के मीनिंग आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलो बेटा। ये हो गया आपके पास प्लाज्मिड, है ना? ये हो गया आपके पास प्लाज्मिड के लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला था आपको? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाते, तो बनाओ। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो हम वी यूज आर आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। बेटा आर्टिफिशियल तो प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि जिसमें हम डिफरेंट प्लाज्मिड के फीचर ऐड करते हैं। उसका एक एग्जांपल देखो, साइज जो होता है प्लाज्मिड का, मैं साइज बता देता हूं। साइज प्लाज्मिड का 10 केबी के आसपास होता है, 10 केबी के आसपास साइज होता है प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड की बात कर रहा हूं। एग्जांपल है मेरे पास पीबीआर 322 और एक है मेरे पास पीयूसी 19 नाम होता है इसका। और ये दोनों मेरे पास कौन से प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। और इसमें से आपको पीबीआर 322 का डायग्राम याद करना होगा, जो एनसीईआरटी में गिवन है। वो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या याद कर रखना उसमें से आपको। ठीक है, क्लियर? पीबीआर 322 का क्या डायग्राम याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, आपके पास ये पीबीआर 322 का डायग्राम है। ध्यान से देखो, मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ध्यान से देखना बेटा, क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आपको क्या समझ आना चाहिए? देखो, सबसे पहले मेरे को आपको क्या क्या समझाना है। एक ये साइट, ध्यान से देखिए बेटा, एक ये साइट जो है मेरे पास, देखो एक ये साइट, एक ये साइट और एक ये साइट, ये दो साइट है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब देख लो ध्यान से, इन दोनों साइट्स पर कौन कौन सी वो एंजाइम काट सकते हैं। एक BAM-H1 काट सकता है, एक SAL1 यहां काट सकता है। किस पे? TT। तो यहां से ये जो पूरी साइट है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन है। ये वाली क्या है? एम्पीसिलिन। तो टोटल 8 एंजाइम है, मैं लिख रहा हूं 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं इस पे कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? 8। कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है बेटा? 8 रिस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है आपके सामने, 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। ठीक है, 8। उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और यहां क्या हो गई? 8। ये देख लो, तो टोटल मेरे पास 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। टोटल मेरे पास 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अब देख लो क्लियर, यहां पर एकदम सही से समझ लो। 8 रिस्ट्रिक्शन साइट, 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5, तो 3 मेरे पास कहां पर है? देखो सॉरी, 2 येरी जो किस पे काट रही है? AMPR पे। BAM-H1 और SAL1 यहां है। फिर मेरे पास क्या है बेटा? ये PVU1 PST1, SAL1 BAM-H1,
इको R1, क्ला1, हिंड3 यहां काट रहे हैं, और आरओपी एक जगह है, वहां पर कौन काट रहा है? PVU2। 8 साइट है एंजाइम की, पर 8 अलग अलग एंजाइम की साइट है, किसी एक एंजाइम की 2 साइट नहीं है। दूसरा बेटा, आरओपी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन, प्रोटीन बनाता है, प्रोड्यूस प्रोटीन, जो हेल्प करेगी रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में, हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो वो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। ऐसी प्रोटीन बनाता है कौन? आरओपी। कौन बनाता है? आरओपी। क्लियर हो गई बात? तो मेरे पास ये PBr 322 है, जो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जिसमें बी का मतलब बॉलिवर है, साइंटिस्ट का नाम, और आर का मतलब रॉड्रिग्विज है। ठीक, रॉड्रिग्विज है ना। और 322 ये और उस लैब का नंबर है जहां इसको बनाया था। टोटल 8 एंजाइम की साइड से नाम याद करने हैं सबके, पर ये याद जरूर रखना है कि BAM-H1 और SAL1 कहां काटते हैं? टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव करते हैं। AMPR को ये इनएक्टिव करता है। क्लियर हो गई बात? ये इनएक्टिव करता है किसको? टेट्रासाइक्लिन को। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बेटा? ये चीज समझ आ गई? तो ये मैंने किसके लिए बता दिया आपको? 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स बता दी। यहां मैंने क्या कर दी? 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स बता दी इसकी। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आ जाओ जरा। ये तो मेरे पास प्लाज्मिड हो गया। दूसरा क्लोनिंग वेक्टर देखो, दूसरा क्लोनिंग वेक्टर होता है मेरे पास वायरस। वायरस में वायरस का डीएनए, और वायरस में भी कौन सा? बैक्टीरियोफाज। और एक मैं 2 बैक्टीरियोफाज के नाम लिखूंगा। एक होता है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, एक होता है बैक्टीरियोफाज लैम्डा। सुनना ध्यान से, क्या खास बात है इसकी। ये रहा बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ये इसका प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है। इसका डीएनए लीनियर होता है ऐसे, इसका डीएनए लीनियर होता है ऐसे, लीनियर डीएनए होता है। बस इस लीनियर डीएनए के दोनों तरफ स्टिकी एंड होते हैं, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का एक और नाम होता है कॉस। कॉस का मतलब कोहेसिव साइट, कोहेसिव मतलब चिपकने वाली, कॉस साइट होती है, ये भी कॉस साइट है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, ये मैं किसके लिए बता रहा हूं? ये लैम्डा फाज है बेटा। आपने नाम पढ़ा था 48502 वाला, 48502 याद है? कितने बेस पेयर थे? 48502। याद आया नहीं आया? लैम्डा फाज। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको बेटा? मैं ये बता रहा हूं कि बैक्टीरियोफाज को भी एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है बैक्टीरियोफाज लैम्डा। उसके पास जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है, बट वो डीएनए जब बैक्टीरिया को अटैक करता है, व्हेन अटैक बैक्टीरिया, क्योंकि स्टिकी एंड है, व्हेन अटैक बैक्टीरिया, वो सर्कुलर हो जाता है। और मुझे क्लोनिंग वेक्टर सर्कुलर भी चाहिए। इट बिकम सर्कुलर, इट बिकम सर्कुलर। वो क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे पास, ध्यान सुनो, ये प्रोटीन कोट है, ये मेरे पास कॉस साइट है, ठीक है। ये डीएनए मेरे पास लीनियर डीएनए है, इस पे मेरे पास क्या है? स्टिकी एंड है। तो जो कॉस साइट मेरे पास है, कॉस साइट जो है, उसकी वजह से जब ये किसी होस्ट सेल में जाता है वो लीनियर, सॉरी सर्कुलर हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं लैम्डा फाज को। तो आपने इसका साइज भी देख लो, लगभग मान लो 48 KB कह दिया मैंने, है ना। कितना हो जाएगा ये? अगर आप लिखो तो 48.5 KB हो गया। किलो बेस पेयर देख लो, 48502 बेस पेयर है। ये कहां लिखा है? मॉलिक्यूलर के स्टार्टिंग में। तीसरा क्या हो गया बेटा? थर्ड होता है कॉस्मिड। अब ये एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, कॉस्मिड। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था जहां पे कॉस्मिड के बारे में और प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के बारे में लिखा था। सुन लो ध्यान से जो बताऊंगा। कॉस्मिड का क्या मतलब होता है? इसमें कुछ नई इंजीनियरिंग कर देते हैं। हम ले लेते हैं कॉस साइट लैम्डा फाज की और उसको प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं। समझ लो मैंने क्या किया। कॉस साइट ऑफ लैम्डा फ्लाज प्लस प्लाज्मिड को जब जोड़ा तो मेरे पास एक क्लोनिंग वेक्टर आया जिसका नाम क्या है? कॉस्मिड। ये भी आर्टिफिशियल है, ये तो है ही आर्टिफिशियल। हमने दो अलग अलग चीजों को जोड़ दिया। तो मैंने इसकी कॉस साइट निकाल ली, उसको प्लाज्मिड में जोड़ दिया किसी, और क्या बना दिया? कॉस्मिड। ठीक है। फर्क क्या होता है? ये और बड़ी जीन को अपने अंदर रखकर कॉपी बना सकता है। देखो
हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस पढ़ेंगे। सबसे छोटे साइज की जीन की कॉपी प्लाज्मिड बनाता है, उससे थोड़ी बड़ी जीन की कॉपी बनानी है तो लैम्डा फाज बना सकता है, उससे थोड़ी और बड़ी चाहिए तो मेरे पास कॉस्मिड है। अब क्या होता है बेटा, अगर और बड़ी जीन की कॉपी चाहिए तो तुम्हारे पास आते हैं ये बैक और यैक। ये क्या होते हैं, बैक क्या होता है बेटा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मतलब आप एक बड़े साइज का डीएनए बनाते हो जो सर्कुलर होगा, लेकिन आप इसे आर्टिफिशियली बनाते हो, ठीक है, बैक कहते हैं। ऐसे ही आप ईस्ट के डीएनए को यूज करके, ओरिजिन को यूज करके ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाते हो, होता ये भी सर्कुलर है। तो बैक और यैक जो है ये दोनों सर्कुलर है। इनका फायदा क्या है, इनमें आप बड़े साइज की जीन की कॉपीज बना सकते हो। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़े साइज की, जैसे ये लगभग मान लो मैं कह देता हूं ये 300 केबी का है, तो इसके अंदर बड़ी जीन लग सकते हैं, मान लो ये 1000 केबी के आसपास है। तो मैं ये बेटा ये अप्रॉक्स वैल्यू में श्योर नहीं हूं इन वैल्यूज को, और ये याद भी नहीं करनी होती। मैं सिर्फ एक आइडिया आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं कि हमारे पास मेन क्लोनिंग वेक्टर जो आपकी एनसीईआरटी बताती है वो दो ही हैं, प्लाज्मिड और वायरस, बैक्टीरियोफाज उसने लिखा भी है, लेकिन मेरे पास और भी होते हैं साइज के अकॉर्डिंग। जैसे एक मैक होता है, मैक नॉट मैकबुक बेटा, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर? मैं कुछ चीजें क्लियर बता देता हूं। ये मैं जैसे अब थोड़ा सा क्या हो गया, मैं चीजों को और ज्यादा मतलब समझा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो एक दो क्लास वेरी करेंगी, पर स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं और पूरा मतलब हमें पता है हम उसके अराउंड ही फिनिश करेंगे जहां आपको बताया हमने, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना आपने, है ना, ठीक है, क्योंकि ये समझाना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। दूसरा बेटा, हम लोग जल्द में ही मतलब क्लास 12 के लिए अपना बैच लॉन्च भी कर रहे हैं। मैं आप लोग को भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे अभी आप लोग को पढ़ाने का हमें बहुत कम समय मिला था, मतलब हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद किसी चैप्टर में कोई पार्ट छोड़ा हुआ है आपका, मैंने सारे चैप्टर आपको प्रॉपरली पढ़ा दिए हैं। तो हम बेटा ये चीज क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 12 का जो बैच ला रहे हैं वो 1 ईयर का पूरा प्रॉपर बैच होगा, है ना, वो आ रहा है, रिसेंटली आने ही वाला है वो जस्ट। तो वो जो बैच ला रहे हैं बेटा, उसमें भी हम प्रॉपरली ही मतलब सारी चीजें करा रहे होंगे। वो आपने देखा ही है कि कैसे हमने सारा एक एक चीज को पढ़ाया है, और क्योंकि हम ये मानते हैं क्योंकि टाइम कम था बहुत, है ना, 6 दिन क्लास चल रही थी, तभी आपका बैकलॉग भी इकट्ठा हुआ। लेकिन हम जैसे अगर पूरे साल पढ़ाएंगे और टाइम भी रहता है उसमें, तो एक प्रॉपर बच्चे को पूरा फायदा होता है, क्योंकि उसमें होता क्या कि बैकलॉग उतना बनता नहीं है। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग जिस दिन कोर्स स्टार्ट हुआ था उस दिन भी बोला था कि यार ये कोर्स हम कम समय में जरूर पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ाएंगे पूरा। ये प्रॉपर ड्रॉपर का बैच है बेटा, यकीन वाला, ऐसा नहीं कि इसमें कम पढ़ाया जा रहा है या बहुत थोड़ा सा पढ़ा के निकल गए, वो सब नहीं कर रहे, प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम बढ़ाया हुआ है। तो जहां टाइम हल्का सा कम होगा, नंबर ऑफ डेज हल्के से डिक्रीज होंगे, तो बैकलॉग कवर करने का समय भी बनता है। तो ये उन लोगों के लिए भी है। तो वो सारे बैचेस बेटा हमारे आएंगे ही। मैं मतलब बैच प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यार, बैच मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो परेशान मैसेज करते रहते हैं दिन भर कि ये आएगा नहीं। मैं क्लियर उनके लिए भी है ये, मतलब कि भाई क्या करना है एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, बहुत सारे बच्चे बेटा दिन भर ही मैसेज करके परेशान होते रहते हैं, ठीक है। उनके लिए एग्जैक्ट एक वो है कि हम मतलब प्रॉपरली ही सारी चीज कराएंगे एकदम ऑफलाइन की फॉर्म में। क्लियर है? तो देख लेते हैं इसे। ये हमारे पास बैक है, ये यैक है, और ये मैक है। नाउ मैक इज मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कोड नहीं बेच रहा भाई मैं, है ना, कोई कोड अभी तक बेचा नहीं है मैंने, वैसे भी नहीं बेचते कोड, ठीक है, मैं कहीं भी नहीं बेचता था, ठीक है। मैक, यैक और बैक, ठीक है, क्लियर। तो मैक इज मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर हो गया। ये तीनों देख लो आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे बड़े साइज की जीन ये कॉपी कर सकता है, अगर बड़े साइज की जीन की कॉपी बनानी तो मैक करेगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, ऑर्डर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ जीन कैन बी क्लोन्ड, ठीक है। साइज ऑफ जीन कैन बी क्लोन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
साइज ऑफ जीन कैन बी क्लोन, है ना, उसके बेस पर बता रहे हैं। तो सबसे पहला मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहला क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा यहां पर, फर्स्ट आ जाएगा बेटा मेरे पास सबसे बड़ी जीन कॉपी कर सकता है मैक, है ना, मैक कर सकता है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या कर सकता है, यैक कर सकता है। फिर मेरे पास क्या कर सकता है, बैक कर सकता है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या कर सकता है, मैक, यैक, बैक, ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन करेगा, मैक कर रहा है, यैक कर रहा है, बैक कर रहा है, और उसके बाद कौन करेगा बेटा, उसके बाद कौन करेगा, ध्यान से सुनेंगे, मैक, यैक, बैक, ठीक है। उसके बाद करेगा मेरे पास कॉस्मिड, ठीक है। कॉस्मिड के बाद कौन करेगा बेटा, हमारे पास मैक कर रहा है, यैक कर रहा है, बैक कर रहा है, कॉस्मिड करेगा। फिर मेरे पास करेगा कॉस्मिड के बाद मेरे पास कौन कर रहा है, ध्यान से सुनना, कॉस्मिड कर रहा है, मैक, यैक, बैक, कॉस्मिड। कॉस्मिड के बाद हमारे पास नेक्स्ट कर रहा है बेटा आपके पास लैम्डा फाज, और उसके बाद कर रहा है प्लाज्मिड। तो सबसे छोटी जीन की कॉपी ये करता है, मतलब अगर स्मॉल जीन की कॉपी बनानी है, जीन की क्लोनिंग करनी है, तो आपके पास कौन करेगा, प्लाज्मिड करेगा। ये ऑर्डर रहता है बेटा जो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन बाहर से आ सकता है नीट में, जो एनसीईआरटी के बाहर जा सकता है, पर स्टिल आप समझो बड़े साइज की एक नुकसान होता है बस, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है बड़े साइज के, इनका कॉपी नंबर लो होता है, पर इनका क्या होता है, लो कॉपी नंबर होता है। क्या होता है, लो कॉपी नंबर होता है, ठीक है। बड़े भले ही बड़े साइज के, दे कैन हेल्प टू क्लोन लार्ज साइज जीन, बड़े साइज की जीन की कॉपी जरूर बना सकते हैं, पर इनका क्या होता है बेटा, कॉपी नंबर जो होता है ना, इनका कॉपी नंबर इनका ज्यादा होता नहीं है। ये क्लियर रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो, अब हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया पूरा क्लोनिंग वेक्टर, एक बहुत बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, इन विट्रो जीन क्लोनिंग का मेथड पढ़ने वाले हैं, कि किस तरीके से इन विट्रो जीन क्लोनिंग हम करेंगे, ठीक है। इन विट्रो जीन क्लोनिंग कैसे करेंगे उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं बेटा इन विट्रो जीन क्लोनिंग, ठीक, इन विट्रो जीन क्लोनिंग, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको हमने क्या नाम दे दिया, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्लियर, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। साइंटिस्ट का नाम जिसने ये प्रोसेस ढूंढा था, डिस्कवर किया था, कैरीमूलियस। इसका पूछ सकता है बेटा, बहुत कॉमन सा प्रोसेस है इसलिए, है ना, आजकल बड़ा चर्चा में भी है ये पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एग्जैक्टली क्या होता है पीसीआर, बहुत कम समय में अगर आपको डीएनए एम्पलीफाई करना है, व्हाट इज एम्पलीफाई, बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब कॉपी बनानी है, तो पीसीआर यूज कर सकते हैं। तो पीसीआर क्या है, इट इज मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग, किसमें, इन आर्टिफिशियल कंडीशन, इसलिए इन विट्रो है, एक टेस्ट ट्यूब में कर रहे होते हैं, किसमें कर रहे होते हैं, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब हम क्या होगा, इट इज डन इन टेस्ट ट्यूब। अगर मैं टेस्ट ट्यूब में करूंगा तो मुझे बाहर से कुछ रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, सोचो, अगर मैं इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब में कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बाहर से कुछ रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ेंगी पीसीआर के लिए। सोचो जरा, खुद से सोचो बेटा, मुझे बाहर से कुछ रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ेंगी। तो अगर आप टेस्ट ट्यूब में करना चाह रहे हो तो मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है पीसीआर की, ये समझना। रिक्वायरमेंट वो ये है कि सबसे पहले आप एक डीएनए लाओ जिसकी कॉपी बनानी है, डीएनए जिसे आप कह रहे हो जीनोमिक डीएनए, या एक तरीके का डिजायर्ड जीन जिसकी आपको कॉपी बनानी है, जिसकी आपको क्या बनानी है, नीड टू बी कॉपी, नीड टू बी कॉपीड,
जिसको आपको कॉपी बनानी है वो मेरे पास क्या है, डीएनए है। वो मेरे पास क्या है, डीएनए है। क्लियर, वो मेरे पास डीएनए है। तो हम क्लियर है इस बात को लेके, ये डीएनए है जिसको मुझे क्या बनाना है, कॉपी बनाना है। जिसको मुझे क्या बनाना है, कॉपी बनाना है। ठीक है, ये बात होगी, ये पहली रिक्वायरमेंट। ठीक ठीक, डीएनए। दूसरा आपको मुझे भाई क्या करना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज भी देना पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज किसमें, इन टेस्ट ट्यूब आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर डीएनए पॉलीमरेज डाला है तो प्राइमर भी देना पड़ेगा बाहर से। चौथी चीज बेटा, वो सबस्ट्रेट भी देने पड़ेंगे, डीएनटीपीस। डीएनटीपीस क्या होता है भाई, डीएनटीपीस, ये वर्ड जरा खास है। डी का मतलब डीऑक्सी, एन से न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं, साइड, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये भी दे दो। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये भी दे दो, है ना। डीएनटीपीस कह रहे हैं, ये भी दे दो। इसके अलावा बेटा आपको पॉलीमरेज डाल दिया, अब कंडीशन दो कैसे करना है। जैसे मान लो मैं हेलिकेज नहीं डाल रहा हूं, तो फिर हीट करके डीएनए डीनेचर करो। मान लो हेलिकेज क्या करता था, स्ट्रैंड खोलता था, या हेलिकेज नहीं डाल रहे, तो हेलिकेज का काम कौन कर रहा है, आप स्ट्रैंड को खोल रहे हो, तो हीट करके करना पड़ेगा। हीट करके करोगे तो ये डीएनए पॉलीमरेज खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज करना है जो थर्मोस्टेबल हो, जो आर्की बैक्टीरिया में मिलता हो। ये सारी चीजें मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो पीसीआर एक मेथड है जिसमें आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को डबल करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए को डबल करते हैं, जिनके मेन स्टेप्स क्या हैं देखो जरा। मेन स्टेप्स क्या है, व्हाट इज मेन स्टेप इन पीसीआर। आपके पास इस तरीके से एक डीएनए होता है। आपके पास बेटा ध्यान से सुनेंगे, इस तरीके से एक डीएनए होता है, ध्यान से देखना। इस तरीके से आपके पास एक डीएनए होता है, ऐसे ध्यान दो। इस तरीके से आपके पास ये डीएनए है बेटा, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है ऐसे। ठीक है, ये डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो सबसे पहले आप चाह रहे हो कि भाई डीएनए के बीच में आप चाह रहे हो कि इनके बीच में क्या हो, हाइड्रोजन। ऐसे मान लो ये डीएनए है मेरे पास, ध्यान देना बेटा, ये मेरे पास डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, इनके बीच में हमारे पास यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डीएनए आपके पास, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप सबसे पहला स्टेप पढ़ोगे जिसे आप कहोगे डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में क्या करोगे, ये डीएनए खुल जाएगा। कुछ ऐसा करो कि एच बॉन्ड टूट जाए, तो आप क्या करोगे, हीट करोगे, हीट एट 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, तो क्या टूट जाएगा, एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर एच बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डीएनए हमारे पास इस तरीके से खुल गया बेटा। डीएनए हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएनए हमारे पास इस तरीके से खुल जाएगा। ये दोनों डीएनए आपस में अलग हो जाएंगे ऐसे पूरे पूरे। ठीक है, क्योंकि यहां पर मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ठीक है भाई मुझे सारा एक बार में नहीं खोल सकते, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएनए मेरे पास ओपन हो गया, है ना। मैंने क्या किया, डीएनए मेरे पास ओपन हो गया, ऐसे डीएनए खुल गया। तो इसका मतलब डीएनए ओपन होने का मतलब क्या टूट गया बेटा, डीएनए ओपन हो गया। तो क्या टूट गया, आप दो देख लो ध्यान से, एच बॉन्ड टूट गया, है ना। डीएनए ओपन होने का क्या मतलब है, एच बॉन्ड ब्रेक कर गया। ध्यान से देखो, एच बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, है ना। तो ये मेरे पास डीएनए है, मैंने डीनेचुरेशन करी, डीनेचुरेशन के प्रोसेस को हीट करके किया, डीएनए इस तरीके से खुल गया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, बोथ स्ट्रैंड सेपरेटेड। अब क्या होगा, प्राइमर अटैच करवा दो। अगर आपको प्राइमर अटैच करवाना है, उस प्रोसेस का नाम होता है अनीलिंग। उस सेकेंड प्रोसेस का नाम है अनीलिंग। अनीलिंग, अनीलिंग, अनीलिंग का मतलब होगा प्राइमर अटैच होगा, क्योंकि मेरे पास ये एंड्स हैं बेटा। मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो, ये 5 डैश था, ये 3 डैश था, ये 5 डैश था, ये 3 डैश था, ये 5 3 और ये 3 है 5 है। प्राइमर कहां अटैच होगा, 3 डैश एंड पर। ठीक है, तो अनीलिंग का मतलब है क्योंकि मुझे प्राइमर अटैच कराना पड़ेगा, प्राइमर अटैच
कौन से एंड पर होता है? एट 3' एंड, दोनों स्ट्रैंड पर। तो आपके पास ये डीएनए है, ध्यान रखेंगे, आपके पास ये डीएनए है, ठीक है, आपके पास ये डीएनए है, ये रहा, ठीक है। एक डीएनए ये था जो अलग अलग हुए, इस पर आपने क्या किया? प्राइमर अटैच कर दिया। आपने क्या किया? इन पे प्राइमर अटैच कर दिया। प्राइमर क्या होता है? आपके पास आरएनए का बनाते हैं, अगर आप किससे बना रहे हो? आरएनए पॉलीमरेज से। यहां आपने बाहर से ही प्राइमर डाला हुआ था, बाहर से ही आपने प्राइमर डाला हुआ है, जो कौन से एंड पे अटैच हो रहा है? जैसे ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, 3 है, तो 3' एंड पर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, 3' एंड पर मेरे पास ऐसे प्राइमर अटैच हो जाएगा इस तरीके से ये, और ये प्राइमर डीएनए का बना हुआ ही होगा बेटा। ऐसे मेरे पास प्राइमर अटैच हो जाएगा दोनों एंड पर, देख रहे हो? ये ऐसे प्राइमर अटैच हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? ये प्राइमर अटैच करा दिया, ये प्राइमर है, तो 5 से 3 प्राइमर गेट अटैच। टेम्परेचर कम करने से होता है, सिंपल, क्योंकि इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर जो है बेटा थोड़ा सा कम ले आते हैं हम लोग। कम का मतलब लगभग मान लो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले आते हैं, तो टेम्परेचर कम करने से अनीलिंग हो जाती है। और प्राइमर कहां अटैच होता है? 3' एंड पर। 3' एंड पर मेरे पास क्या अटैच हो गया? प्राइमर अटैच हो गया। ध्यान से सुन लो, ठीक है, क्लियर? प्राइमर अटैच हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा? एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, थर्ड स्टेप को एक्सटेंशन कह रहे हैं, और ये पॉलीमरेज करेगा एक्सटेंशन, और मेरे पास बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमर डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा, ठीक है। हमने क्या किया, समझना ध्यान से, हमने क्या किया है, हमने बेटा इस तरीके से, ठीक है, ये देखो, ये डीएनए हमने ऐसे खोला हुआ था, ठीक है, खोल लिया था। यहां मैंने 5' लिखा हुआ है, ये 3' लिखा हुआ है, यहां 5' है और ये 3' है। इस पे मैंने क्या बना दिया था बेटा? इस पे मैंने क्या बनाया था? प्राइमर। इस पे मैंने क्या किया था? 3' पर ऐसे प्राइमर, और ये प्राइमर डीएन बनाया नहीं है, बनाया था, खाली कॉम्प्लीमेंट्री था, वो अटैच हो गया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से डीएनए बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज, मेरे पास यहां से डीएनए बनाएगा बेटा डीएनए पॉलीमरेज, तो वो इस एंड को आगे बढ़ा देगा ऐसे, और इस एंड को इसके आगे बढ़ा देगा, और आपके पास फाइनली डीएनए बन जाएगा, डीएनए डबल हो गया। तो आप क्लियर होने चाहिए इस बात को लेके कि मेरे पास, ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास ये जो प्राइमर था, ये प्राइमर ऐसा नहीं कि प्राइमर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था और ये पहले से बना हुआ था सॉल्यूशन में, क्योंकि मुझे ये पता था कि इस एंड पर क्या है। मान लो यहां जी है, ए है, टी है, सी, ए ऐसे है, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मेरे पास बना हुआ सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। ये जो है मेरे पास, ये क्या है बेटा, यहां 5 है और ये 3 है, यहां पर ऐसे, यहां 5 है, ये 3 है। ये किसने एक्सटेंड किया है? ये देखो, ऐसे मैं एच बॉन्ड बना सकता हूं इसके बीच में, ऐसे एच बॉन्ड होगा मेरे पास, ठीक है। ये किसने एक्सटेंड किया है? ये इधर और ये इधर, ये किसने किया? बाय डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज करेगा। तो आपको मैं सिंपल ये समझा रहा हूं कि 3 स्टेप है। पहला, और खाली टेम्परेचर बदलने से हो रहा है। आपके पास टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें डाल दी हमने। टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें डालने का मतलब क्या है? मैंने सबसे पहले डीएनए डाला है, सॉरी डीएनए सब कुछ डाल दिया, एंजाइम, मैं खाली टेम्परेचर बदल रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, डीएनए को डीनेचर किया है 90 डिग्री सेल्सियस पे, फिर मैंने अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस देकर वहां पर क्या किया बेटा, 60 डिग्री सेल्सियस देकर मैंने क्या किया है कि प्राइमर अटैच करा ले, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, वो 3' एंड पर यहां अटैच हो गया प्राइमर, उसे अनीलिंग कहते हैं। फिर टेम्परेचर फिर बढ़ाया, 74 डिग्री सेल्सियस किया, क्योंकि ये टेम्परेचर किसके लिए है? उस एंजाइम के लिए, उस डीएनए पॉलीमरेज के लिए है जो मैंने आर्की बैक्टीरिया से लिया है। तो ये टेम्परेचर पे क्या है? एक एंजाइम है जिसका नाम टैग पॉलीमरेज है। नाउ व्हाट इज टैग पॉलीमरेज? ये मेरे पास एक डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है, जो क्या करेगा? विच कैन एक्सटेंड 3' एंड ऑफ प्राइमर। बेटा प्राइमर हमेशा जब नेचुरल सिस्टम में बनाते थे तो आरएनए का बनाते थे, उसे काट के हटाना पड़ता था। ये मैं सब कुछ बाहर से दे रहा हूं,
तो मैं बाहर से प्राइमर भी मुझे ये सीक्वेंस पता है पहले से, तो प्राइमर मैंने डिजाइन किया हुआ पहले से डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड। तो आपको ये समझ आना चाहिए प्राइमर यहां पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है और वो एक चेन है। चेन के लिए वर्ड यूज कर सकते हो ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या वर्ड यूज कर सकते हो? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आपके पास प्राइमर जो है, ध्यान सुनेंगे बेटा, प्राइमर जो है क्लियर, प्राइमर जो हमारे पास है वो क्या है आपके सामने है। प्राइमर हमारे पास 3' एंड को इधर और 3' एंड को इधर बढ़ाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब मैं जरा इसको एक बार प्रॉपर प्रोसेस की तरह बता रहा हूं, पर आप टेम्परेचर ध्यान रखना ताकि आपको समझ आ जाए। देखो सबसे पहले देखो पीसीआर की एग्जैक्टली मशीन होती है अवन के साइज की, उसमें टेस्ट ट्यूब रखी होती है ऐसे, उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ऐसे डीएनए होता है। इस तरीके से मैंने एक सिंगल डीएनए डाल दिया होता है, ये डीएनए होता है जिसको आपको कॉपी बनाना है। उसके अलावा मैं इसमें एंजाइम डाल देता हूं, मतलब मेरे पास ये एंजाइम है, ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मेरे पास इसमें मैंने ये छोटे छोटे प्राइमर के सेट डाले होते हैं, ये प्राइमर भी होता है। और क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। ये रे, ये सब एक टेस्ट ट्यूब में होता है। मैं लिख देता हूं क्या क्या है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में एक तो आपके पास डीएनए है, ये मेरे पास स्टैक पॉलीमरेज है, ये वो एंजाइम वो डीएनए पॉलीमरेज है जो कॉपी बनाएगा। नाउ ये डीएनटीपीज हैं, इनकी मदद से कॉपी बनेगी। मुझे प्राइमर के सेट चाहिए, प्राइमर चाहिए जो कि क्या है? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, जो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड। क्लियर? उसके बाद आ जाओ, ठीक है। क्लियर? ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो। इस चीज को समझना ध्यान से। ये आपके पास डीएनए है, ये मेरे पास क्या है? प्राइमर है। ये मेरे पास क्या है? प्राइमर है। ठीक है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। अब ये पहला स्टेप क्या किया? सबसे पहले देखो, ये मैंने अभी यहां पे नहीं करना बेटा, पहले डीनेचुरेशन करते हैं। रुक जाओ, ध्यान से देखना, सारे स्टेप आपको समझ आएंगे। पहला स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन कर लो। डीनेचुरेशन कितने टाइम? आपके पास एक अवन के साइज की मशीन होती है, इस टेस्ट ट्यूब में सारा सामान डाल के, जो भी चीजें बताई आपको सारी चीजें डाल दो और डीनेचुरेशन करो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके। बस डीएनए के बीच में यहां एच बॉन्ड है, ऐसे एच बॉन्ड है, ये डीएनए अलग हो जाएगा। डीएनए इस तरीके से बेटा अलग हो गया, इस तरीके से डीएनए अलग हो गया, तो एच बॉन्ड टूट गए। क्या हो गया मेरे पास? एच बॉन्ड ब्रेक हो गया। जो काम हेलिकेस करता था वो हो गया यहां पे, पर वहां पर हेलिकेस थोड़ा थोड़ा खोलता था, इसने पूरा ही ओपन कर दिया। अब क्या किया हमने? एच बॉन्ड तोड़ दिया। अब अनीलिंग कर दो। अनीलिंग का क्या मतलब है? अनीलिंग का मतलब है कि 3' एंड पर प्राइमर अटैच हो जाएगा। ठीक है, 3' एंड पर क्या हो जाएगा? प्राइमर अटैच हो जाएगा। क्लियर? सही है। आगे देखो बेटा, आगे देखो, 3' एंड पर प्राइमर अटैच हो जाएगा। अब क्या हुआ? अब देखो, यहां प्राइमर अटैच हो गया 3' एंड पर, ये रहा, ये ऐसे प्राइमर अटैच हो गया। जब इस पर प्राइमर अटैच हो गया, आप देख पा रहे हैं बेटा मेरे पास क्या अटैच हो गया? ये प्राइमर अटैच हुआ है। ये क्या है? प्राइमर अटैच हो गया। ठीक है, किस पर? एट 3' एंड। ठीक, प्राइमर अटैच हो गया मेरे पास किस पर? 3' एंड पर, है ना? प्राइमर अटैच हो गया 3' एंड पर। इसे अनीलिंग कहते हैं।
अनिलिंग कितने टेम्परेचर पे होगा, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। कम करो, प्राइमर ऑटोमेटिकली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये लग गया वहां जाके। अगला स्टेप करो बेटा, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही काम चल रहा होगा अपने आप। अगला स्टेप क्या होगा, अब ये काम कर जाएगा। कौन काम कर जाएगा, ये जाकर लगेगा यहां पर। ऐसे और भी डाले होंगे हमने, ऐसा नहीं एक ही डाला है, कई डाले। तो टैग पॉलीमरेज जाकर क्या कर देगा, एक्सटेंशन कर देगा। एक्सटेंशन मतलब पॉलीमराइज कर देगा 5' से 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन बाय टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज है जो आर्की बैक्टीरिया से मिला है। किससे मिला, आर्की बैक्टीरिया। जिस आर्की बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस एक्वेटिकस, वो नाम है। तो ये आ गया। एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा लिया यहां पर और इसको आगे बढ़ा लिया। अब डीएनए की 2 कॉपी बन गई, और ये मैंने किया है 74 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे पास डीएनए की क्या बन गई, कॉपी बन गई। डीएनए की क्या बन गई, कॉपी बन गई। अगर आप चाहो, अब ये मेरे पास पॉलीमरेज तो है ही, इसमें एंजाइम बार बार यूज हो सकता है। मेरे पास एनटीपीज भी हैं, अभी मेरे पास प्राइमर के सेट भी पड़े हुए हैं, अभी इसमें प्राइमर के सेट पड़े हुए हैं अभी बहुत सारे। तो इस साइकिल को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगर मैं रियल बताऊं, ये 3 मिनट की साइकिल होती है पीसीआर की, जिसमें एक डीएनए की ऐसे 2 कॉपीज बन जाती हैं। तो बहुत कम समय में मेरे पास ये 2 कॉपीज बन गई। तो मैं अगर चाहूं बहुत कम समय में मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकता हूं। जैसे मैं अगर आपको सिंपल बोलूं, देख रहे हो आप कि मैंने क्या किया, मेरे पास ये एक चेन रिएक्शन है। पीसीआर एक्चुअल में क्या है, एक चेन रिएक्शन है। पीसीआर मेरे पास क्या है बेटा, एक टाइप का चेन रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखो, इट इज अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन, जिसमें 3 स्टेप रिपीट हो रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है, ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, और चेन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक डीएनए से कितने डीएनए बने, 2, फिर 2 डीएनए से कितने बन रहे हैं, चेन रिएक्शन का यही मतलब होता है ना। फिर 2 से कितने बन रहे हैं, 4, 4 से कितने बन रहे हैं, 8 डीएनए, ऐसे चल रहा है। और इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स में मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डीनेचुरेशन, फिर आएगा अनीलिंग, ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं बेटा। फिर आएगा एक्सटेंशन, ये आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बेटा। तो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके का चेन रिएक्शन है, जिसमें 3 स्टेप रिपीट हो रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं लेते बेटा, हम एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं, जो मुझे कहां से मिलता है, आर्की बैक्टीरिया से। इसलिए 74 डिग्री पे एक्सटेंशन कर रहे हैं। ऑब्टेन फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से वाला, थर्मो एसिडोफाइल, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इस थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मुझे एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज मिला है, जिसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज नाम है। क्या नाम है बेटा, टैग पॉलीमरेज, है ना। टैग पॉलीमरेज, टैग वर्ड इससे आया था, थर्मस एक्वेटिकस से। तो टैग का मतलब थर्मस एक्वेटिकस से आया हुआ पॉलीमरेज। दूसरा, आप मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं। मान लो 3 मिनट में पीसीआर की साइकिल होती है, 1 साइकिल, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज इन हाफ एन आवर बताओ, हाफ एन आवर में कितनी कॉपीज होंगी, आप देखो ध्यान से खुद, कितना होगा बेटा, 30 मिनट डिवाइडेड बाई 3 मिनट, तो कितनी साइकिल हो गई, 10 साइकिल हो जाएंगी भाई। 30 मिनट टोटल टाइम है, 3 मिनट में 1 साइकिल होती है पीसीआर की, तीनों स्टेप मिला के। तो मेरे पास एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी आ जाएंगी, 2 की पावर 10 आ जाएंगी। ये 10 यहां आएगा, जैसे 1 से 2, 2 से 4, ऐसे। तो आप देख रहे हो बहुत कम समय में मिलियंस ऑफ कॉपी बन सकती हैं, ये पीसीआर है। तो पीसीआर में क्या क्या वर्ड यूज किए उसने, मतलब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। प्राइमर क्या है बेटा, प्राइमर आरएनए का, ये बहुत स्पेशल बात है। ये आरएनए का प्राइमर है। ये किसका प्राइमर है, आरएनए का।
क्लियर है बेटा? मैं एक लेवल 2 का असाइनमेंट दूंगा, इसका बायोटेक का, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है वो लेवल 2 असाइनमेंट होगा बायोटेक का। क्लियर? वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, लेवल 2 असाइनमेंट है, वो बेसिक्स क्लियर करेगा, वो मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, उनको करना ध्यान से, ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश होगा, पीसीआर, सॉरी ये चैप्टर फिनिश होगा, उसके साथ में एचजीपी ले लूंगा। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना वो चैप्टर क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन। क्लियर? उसके साथ हम ले लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर हो गया? तो एचजीपी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नेक्स्ट क्लास में इसके साथ ले सकता हूं कोई एक टॉपिक। क्लियर है? जो बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है, उसमें खाली डीएनए को ट्रांसफर करना है, एक्सप्रेस करा के बायोरिएक्टर पढ़ने हमने, ठीक है? मेन पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब एक बार इसकी एनसीईआरटी आपको और मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर एनसीईआरटी बता दूंगा क्या क्या गिवन है, सारा आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखते हैं बेटा इसमें क्या है। ठीक है बेटा, थैंक यू।